क्या होगा जब आपका धैर्य गुस्से में बदल जाए, जब सिपाही रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दे। ऐसा ही एक रिवॉल्ट हुआ था इंडिया में ईयर 1857 में, जिस रिवॉल्ट ने ब्रिटिश एम्पायर को और पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला के रख दिया था, जिसे इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, यानी आजादी की पहली लड़ाई। एक ऐसा रिवॉल्ट जिसने इंडियन हिस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। तो फ्यूचर के चैंपियन और माँ बाप के लाडलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित सर और इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 को काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उस रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने इंडियन हिस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कैसे रिवॉल्ट हुआ था, क्या इसके पीछे के बैकग्राउंड थे, और इस रिवॉल्ट के बाद आफ्टर 1857 इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए, इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर के बारे में। तो व्हेन पीपल रिवॉल्ट 1857 एंड आफ्टर, तो सर जब पीपल ने इंडिया में रिवॉल्ट किया था 1857 में, और उसके बाद जो चेंजेस आए वो क्या क्या थे, तो एक एक चीज को, एक एक एस्पेक्ट को, एक एक फैक्ट को हम काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और ट्रस्ट में नाखून इतनी चीजें भी हम मिस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो एक ही इमेज दिखाई गई है जिसमें सिपाही जो है वो ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं कि सिपाही एंड पीजेंट गैदर फोर्सेस फॉर द रिवॉल्ट दैट स्प्रेस अक्रॉस द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। कि सर इंडियन कॉन्टिनेंट में अगर मैं बात करूं तो ये जो रिवॉल्ट है मोस्टली नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में स्प्रेड हुआ था। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। आगे हम सारी चीजें एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली पॉइंट है पॉलिसीज एंड द पीपल। सर क्यों पीपल ने पार्टिसिपेट किया, क्यों पीपल ने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। देखो एक चीज याद रखना कि सडनली कोई भी चीजें नहीं होती है। आप ये मत समझो कि 1857 में सारे सिपाही सोए हुए थे और सुबह उठ के उन्होंने डिसाइड किया कि चलो आज ब्रिटिश की ऐसी तैसी करके आ जाते हैं, ठीक है। भाला वर्षा लेके सारे के सारे पहुंच गए ब्रिटिश को मारने के लिए। ऐसा नहीं होता है, कई सारे सर्कमस्टांसेस रहे हैं, कई सारी ऐसी सिचुएशन रही है, कई सारी ऐसी लॉ पॉलिसी एंड प्रोग्राम रही है जिसके थ्रू हर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल मतलब चाहे वो सिपाही हो, चाहे पीसेंट हो, जमींदार, नवाब, रूलर, ट्राइबल, हर किसी को फेस करना पड़ा था, हर किसी को चैलेंजेस फेस करना पड़ा। कई लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, कई लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़े। तो यहाँ में अगर मैं बात करूँ तो कई ऐसी पॉलिसीज थी, कई ऐसी लॉज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए हुए, कई ऐसी पॉलिसीज थी, कई ऐसे लॉज थे जिसने डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल पे अफेक्ट किया। जैसे हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आए तो वहां पे जो रूलर्स थे, जो नवाब थे, उनको ये बोला गया कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी साइन करना पड़ेगा, आपको पैरामाउंट फॉलो करना पड़ेगा, आपको सब्सिडारी अलायंस फॉलो करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 में ट्राइबल के लिए फॉरेस्ट लॉ लाए गए थे, ठीक है, उनके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। पीजेंट के लिए कई ऐसे लॉ लाए गए थे, जैसे अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हो गया, रोहित वाली सेटलमेंट। तो पीजेंट का जो एक्सप्लॉइटेशन था बहुत हाई लेवल पे था। कई बार उनसे हाई लेवल पे टैक्सेस लिए जाते थे, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, और अगर कोई पीजेंट रेवेन्यू नहीं दे पाता था तो उसकी लैंड को छीन लिया जाता था। मतलब आप सोचिए कि पीजेंट को किस तरीके से परेशान किया जा रहा था, किस तरीके से डिफिकल्टी पीजेंट फेस कर रहे, ट्राइबल किस तरीके से फेस कर रहे, रूलर्स और नवाब है किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे, जमींदार से जमींदारी छीन ली गई थी। ऐसे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप थे जिन्होंने साथ में मिलकर पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली साथ में मिलकर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब सिपाही ने क्यों पार्टिसिपेट किया, देखो प्रॉब्लम बहुत सारे ग्रुप्स की थी, जमींदारों की भी प्रॉब्लम थी, पीजेंट की भी थी, नवाब की भी थी, ट्राइबल की थी, रूलर की भी थी। लेकिन इस जो रिवॉल्ट का, ये जो रिवॉल्ट का जो मेन फेस हुआ वो सिपाही हुआ। और कहते ना बहती गंगा में हाथ धो लेता, वैसे सिपाही ने जब इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, ये रिवॉल्ट छेड़ा, तो इस सिपाही के इस रिवॉल्ट में कई सारे लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सारे लोग ब्रिटिश की पॉलिसीज और लॉस के कारण कई सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब सिपाही ने क्यों पार्टिसिपेट किया उसका भी मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे जो पीपल्स थे, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो आपके सिपाही हो, रूलर्स हो, नवाब हो, जमींदार हो, इन लोगों ने एक्टिवली रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। क्यों, क्योंकि सर सडनली दिमाग में आया कि यार सुबह उठ गया और चलो आज कुछ नहीं करना है, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में या ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करने थे। तो सारे लोग अपनी तलवार वाला उठा के घोड़े पर बैठ के लड़ने लग गए। नहीं, कई ऐसे बैकग्राउंड रहे हैं, ठीक है। तो यह बोला गया नवाब क्यों पार्टिसिपेट किया, तो सर नवाब के बारे में बताया गया। तो मिड 18 सेंचुरी, देखो मिड 18 सेंचुरी मतलब कि अगर मैं बात करूं 1750 के टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो मिड 18 सेंचुरी, इस टाइम पीरियड में 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हो गया था, सिराजुद्दौला से पावर छीन ली गई थी, दीवानी राइट मिल जाती है इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों के थ्रू। तो नवाब के पास जो पावर थी वो धीरे धीरे उनकी पावर जा रही थी। मिड 18 सेंचुरी के बाद नवाब और राजा जो थे ना, उनकी पावर खत्म हो रही थी, उनकी पावर रिड्यूस हो रही थी, उनकी ऑथोरिटी, उनका ऑनर, उनका मान सम्मान खत्म हो रहा था, उनका फ्रीडम, एक रूलर का फ्रीडम छीन लिया गया था, ठीक है। पैरामाउंसी उनको, मतलब उन्हें कहा जाता था कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के सबऑर्डिनेट में रहना पड़ेगा, ठीक है। राजा की जो आर्मी थी वो आर्म फोर्स भी कहीं ना कहीं डिसबैंड कर दी गई थी। सब्सिडारी अलायंस, अब आपके लिए क्वेश्चन ही है,
आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सब्सिडायरी अलायंस पॉलिसी जो है किसने लाई थी करके, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस पर्सन ने लाई थी करके, ठीक है। तो आर्म फोर्स जो थी ना, एक रूलर की, एक नवाब की आर्म फोर्स को भी डिसबैंड कर दिया गया था। सब्सिडायरी अलायंस के थ्रू ये बोला जाता था कि एक राजा जो है अपनी जो है वो आर्म फोर्स नहीं रख सकता था, और राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, कंपनी अपनी आर्मी देगी, लेकिन एक शर्त होगी कि राजा को कंपनी को पे करना पड़ेगा। और जिस दिन पेमेंट खत्म हो गए, जिस दिन पेमेंट आना बंद हो गए, उस दिन जो राजा या जो नवाब है उनकी लैंड को ऑक्युपाइड कर लिया जाएगा, उनकी लैंड को ऑक्युपाइड, उनकी लैंड छीन ली जाएगी। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे यही बोला गया कि धीरे 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 ना, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, जो नवाब है, जो राजा से, उनकी पावर खत्म हो रही थी, उनका फ्रीडम जा रहा था, उनकी ऑथोरिटी, उनका जो एक ऑरा था, ऑरा खत्म हो रहा था। ठीक है, आर्म फोर्स उसकी डिसबैंड कर दी थी, रेवेन्यू और टेरिटरी जो है ना, स्टेज बाय स्टेज लिए जा रहे थे। टेरिटरी को तो ले लिया सब्सिडायरी अलायंस के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू भी उनकी लैंड को लिया जा रहा था। अब दीवानी राइट भी कंपनी को ही मिल रही थी, रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट था वो भी कंपनी ही ले रही थी। तो धीरे धीरे जो नवाब है और राजा है वो कह रहे थे भैया हम किस काम के, जब सारा काम कंपनी कर रहा है तो हम किस काम के। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठे, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे, कई ऐसी रूलिंग फैमिली है, उन्होंने कोशिश की कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की, उन्होंने कोशिश की अपने इंटरेस्ट को, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की, जिसमें से एक एग्जाम्पल आता है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। अगर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के बारे में पता हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट अगर पता हो तो कमेंट करके सभी लोग मुझे बताएंगे कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी किसने लाई थी करके। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी के तहत क्या होता था कि अगर कोई राजा है और उसका कोई नेचुरल सन नहीं, यानी राजा रानी का अपना खुद का पैदा किया हुआ लड़का या नहीं है, तो यहाँ ये बोला जाता है कि उस राजा का जो किंगडम है, मान के चलो एक एम्पायर है और इस एम्पायर में एक राजा का कोई भी बेटा नहीं है, तो ये पूरा का पूरा किंगडम जो है ना कंपनी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस राजा का कोई भी नेचुरल हायर नहीं है। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि जो झांसी की रानी थी ना, वो चाहती थी कि वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब झांसी जो थी ना, झांसी के जो राजा थे उनकी डेथ हो जाती है, और झांसी की जो रानी थी और झांसी के जो राजा थे उनका अपना कोई लड़का था नहीं। तो झांसी की रानी का ये जो बेटा था, ये बेटा उनका अडोप्टेड सन था, यानी गोद लिया हुआ था, यानी उनका खुद का अपना बच्चा नहीं था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी के तहत राजा का अपना बेटा ही उसके किंगडम पर, उसके एम्पायर पर रूल कर सकता है, एडॉप्टेड सन नहीं कर सकता। और अगर कोई अपना बच्चा नहीं हो तो वो जो राजा का किंगडम है वो कंपनी छीन लेगी, वो कंपनी का हो जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी, रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी कि उनका जो एम्पायर है, उनका जो पूरा का पूरा साम्राज्य, उनका जो किंगडम है, उसका किंगडम का जो हायर है, जो वंशज है, वो कौन बने? उनका अडॉप्टेड सन बने आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। लेकिन कंपनी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, वो डिक्लाइन कर देती है। उसी तरीके से नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे, नेचुरल सन नहीं है, उनके खुद के बच्चे नहीं थे, वो एडॉप्टेड सन थे, यानी गोद लिए हुए थे, पेशवा बाजीराव टू के। और नाना साहब चाहते थे कि उनके फादर की डेथ के बाद फादर की पेंशन उन्हें मिले, लेकिन कंपनी उन्हें पेंशन इसलिए नहीं देती थी क्योंकि वो एडॉप्टेड सन थे, नेचुरल सन नहीं थे। तो ये सारी जो है ना, कई ऐसी रूलिंग फैमिली, उन्होंने कोशिश की थी कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की, अपने इंटरेस्ट को, अपने रूल को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन कंपनी ने अपनी ऑथोरिटी और अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हुए, अपनी मिलिट्री पावर को शो करते हुए बोला कि भैया हम किसी की नहीं सुनने वाले, जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेगा, हम वो करेंगे, हम किसी की नहीं सुनने वाले। ठीक है, उसके बाद अवध के साथ क्या हुआ? देखो मैं क्या बता रहा हूं कि सर सडनली 1857 में रिवोल्ट नहीं हो जाएगा, सिपाही सुबह उठ के अटैक नहीं करने लग जाएगा। ये बात समझो, कई ऐसी चीजें होती है कि सिपाही के साथ साथ ये जो पीसेंट है, जमींदार है, नवाब है, रूलर है, ट्राइबल, ये सारे लोग पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? ये सारे लोग पहले से कई सालों से, कई समय से प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे नवाब और जो रूलर थे, उनकी जो टेरिटरी वो जा रही है, उनको राइट नहीं दिए जा रहे, उनके किंगडम को छीन लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया अवध का एग्जाम्पल बताया गया कि 1801 में सब्सिडायरी अलायंस अवध पे इम्पोज की। 1801 में सब्सिडायरी अलायंस एक पॉलिसी इंपोज की अवध में, और 1856 में अवध को टेक ओवर कर लिया। किसने? तो गवर्नर जनरल डलहौजी जो था, उसने ये कहा कि जो टेरिटरी वॉज बीन मिस गवर्न। अब ये क्या कह रहा है कि 1856 में अवध को ये कह रहे हैं कि अवध जो है ना, अवध का राजा देश अच्छे से नहीं चला पा रहा है, अवध का जो एम्पायर है, अवध का जो पूरा साम्राज्य है, अवध का किंग अवध को अच्छे से नहीं चला पा रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश रूल की जरूरत है। ठीक है, ब्रिटिश रूल आएगा तो ब्रिटिश रूल प्रॉपरली सिस्टम को चलाएगा, प्रॉपरली पूरे एम्पायर को चलाएगा, अच्छे से गवर्नमेंट चलाएगा। लेकिन ये जो अवध का जो किंग है वो टेरिटरी को अच्छे से नहीं चला पा रहा है। लेकिन ये भूल गए कि अवध के पीपल को अवध के किंग से प्रॉब्लम नहीं थी, अवध के पीपल को सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर से प्रॉब्लम थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रॉब्लम थी, जो उनसे इतना सारा टैक्सेस लेते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। कई सारे लैंड रिफॉर्म ला लाकर उन्होंने कई सारे लैंड रिफॉर्म ला लाकर पीजेंट की लाइफ नर्क बना दी थी।
तो प्रॉब्लम तो उनको कंपनी से ही थी, लेकिन कंपनी कहती हमसे प्रॉब्लम नहीं है, राजा से प्रॉब्लम है, राजा अच्छे से देश नहीं चला रहा है और ब्रिटिश रूल की जरूरत है ताकि हम प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, अच्छे से गवर्नमेंट चला सके। ठीक है, तो इस तरीके से सब्सिडायरी अलायंस 1801 में लाई और 1856 में पूरी तरीके से अवध अपने कंट्रोल में ले लिया कंपनी ने। उसके बाद अब कंपनी का जो प्लान था वो मुगल डायनेस्टी को खत्म करने का था। क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द स्टेप टेकन बाय कंपनी टू इन द मुगल डायनेस्टी, कंपनी ने क्या स्टेप लिए थे मुगल डायनेस्टी को खत्म करने के लिए। तो कंपनी ने क्या स्टेप लिए थे मुगल डायनेस्टी को, मुगल एम्पायर को खत्म करने के लिए। तो आपको पता होगा इंडिया में अगर कोई भी करेंसी छपती है तो आपको वहां पे गवर्नमेंट का नाम लिखा होगा, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। तो हर देश की करेंसी पर उस कंट्री की गवर्नमेंट का नाम लिखा होता है। वैसे ही यहाँ पे इंडिया में जो पॉलिटिकल हेड था, पूरा देश तो भले ही ब्रिटिशर्स ही चला रहे थे, लेकिन इंडिया में जो पॉलिटिकल हेड था ना वो मुगल थे। ब्रिटिश के आने से पहले और ब्रिटिश के आने के कुछ सालों बाद तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के कुछ सालों बाद तक 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सॉरी जो इंडिया था, इंडिया का पॉलिटिकल हेड मुगल ही थे। तो इन्होंने मुगल डायनेस्टी को खत्म करने के क्या क्या प्लान किए, कैसे क्या क्या तरीके यूज किए। तो पहले जो मुगल किंग का नाम होता था ना कॉइन पर, उसको हटा दिया गया। ठीक है, द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन मिंटेड बाय द कंपनी। अब कंपनी जो कॉइन मिंट करती थी, कंपनी जो कॉइन बनाती थी, वो जो सिक्के बनाती थी, सिक्के पर मुगल किंग का नाम होता था, लेकिन वो मुगल किंग का भी नाम हटा दिया। दूसरा क्या बोला गया कि 1851 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे, गवर्नर जनरल डलहौजी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो बहादुर शाह जाफर हुआ द बहादुर शाह जाफर लास्ट मुगल रूलर, ये याद रखना। फर्स्ट कौन था सर? फर्स्ट मुगल रूलर 1526 बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू बाबर बना था। कौन बना था? बाबर। लेकिन 1857 तक लास्ट मुगल रूलर कौन रहेगा? बहादुर शाह जाफर। तो दोनों का नाम बीबी से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाबर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर एंड बहादुर शाह जाफर जो था ना वो लास्ट मुगल रूलर था। तो 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ये कहता है, अनाउंस करता है कि बहादुर शाह जाफर के मरने के बाद उसकी जो फैमिली जो रेड फोर्ट में रहती है वो अब से रेड फोर्ट में नहीं रहेगी, उनको रेड फोर्ट से लाल किले से शिफ्ट करके कहाँ भेज दिया जाएगा? किसी भी दिल्ली में कहीं पे भी रहेंगे वो। ठीक है, दिल्ली के किसी भी कोने में रहेंगे, लेकिन लाल किले पे नहीं रहेंगे। क्यों? रेड फोर्ट जो ना सिंबल था कि जो देश का पॉलिटिकल हेड होता है, जो देश को चलाने वाला होता है, वो लाल किले से देश को चलाता है, दिल्ली से देश को चलाता है। इसलिए यह बोला गया कि बहादुर शाह जाफर जब तक है तब तक रहो, लेकिन एक बार बहादुर शाह जाफर की डेथ हो गई ना तो सारी की सारी फैमिली को शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट से, हटा दिया जाएगा रेड फोर्ट से। और कहाँ रहेंगे? अनदर प्लेस इन दिल्ली, दिल्ली में रहेंगे कहीं पे भी। ठीक है, ये 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने बोला था। 1856 में रिवॉल्ट होने के एक साल पहले, 1857 के रिवॉल्ट होने के एक साल पहले जो गवर्नर जनरल था कैनिंग, इसको याद रखना, याद रखना इस चीज को कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे इंडिया का गवर्नर, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये बात याद रखना। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ये डिसाइड करता है कि बहादुर शाह जाफर के मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ, सारे के सारे लोग बहादुर शाह जाफर के मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल डलहौजी कहता है कि बहादुर शाह जाफर के मरने के बाद उसकी फैमिली को शिफ्ट कर दिया जाएगा। लॉर्ड कैनिंग कहता है कि बहादुर जाफर के मरने के बाद उसके जो वंशज होंगे, उसके जो बच्चे होंगे, वो राजा नहीं बनेंगे, यही आखिरी राजा है, इसी को वुड बी रिकॉग्नाइज एज ए किंग। कोई भी जो है ना डिसेंडेंट, उसके जो कोई भी वंशज होंगे उसको किंग के तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, कोई राजा नहीं बनेगा। तो उसके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस बोला गया। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड अ प्रिंसेस। क्या होता है कि मोनार्कियल सिस्टम में जैसे बाबर के डेथ के बाद हुमायूं राजा बना, हुमायूं के मरने के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो बिंदुसार बने थे, बिंदुसार के सम्राट अशोक बने थे। तो हमें पता है राजा के मरने के बाद ना उसकी जो एम्पायर है वो कौन संभालता है? उसका बेटा संभालता है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग क्या कहता है? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कहता है कि बहादुर शाह जाफर के डेथ के बाद उसके जो वंशज होंगे वो देश नहीं चलाएंगे, उसके वंशज को हम किंग नहीं कहेंगे, उसके वंशज को सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चों को हम प्रिंसेस बोलेंगे या प्रिंस बोलेंगे। ठीक है, उसको हम किंग नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से जो कंपनी है उनका प्लान था मुगल डायनेस्टी को खत्म करने का। तो इस तरीके से मुगल डायनेस्टी को खत्म किया जा रहा था। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सर ये जो रूलर्स थे, ये जो नवाब थे, रूलर्स, नवाब या जो मुगल थे, वो क्यों इनसे गुस्सा थे, क्यों कंपनी के अगेंस्ट में जाने को ऑलवेज तैयार थे, ये रीजन था। उसके अलावा अगर बात किया जाए सर पीजेंट, सिपाही और पीजेंट क्यों थे?
जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वो जो सिपाही थे, वो क्यों प्रॉब्लम में थे। अब किसान कहाँ मिलेगा सर, वो एमएनसी कंपनी में तो मिलेगा नहीं, किसान मिलेगा हमें कंट्री साइड, गांव वाले एरिया में। तो इन द कंट्री साइड द पीजेंट की अगर मैं बात करूं, पीजेंट और सिपाही की, सिपाही का क्या रीजन था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करने का, और पीजेंट का क्या था, नवाब का क्या था, रूलर का क्या था, मुगल का क्या था, हमने देख लिया। सर पीजेंट का क्या था, तो इन द कंट्री साइड गांव वाले एरिया में जो पीजेंट और जमींदार थे ना, रेसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। सर पीजेंट जो थे ना, वो बहुत हाई लेवल पे टैक्सेस पे करते थे। इमेजिन करो एक किसान अगर 100 रुपया दे रहा है, उसकी फसल अच्छी हो या नहीं हो, अगर एक किसान जो है अपनी 100 रुपीज यूज कर रहा है फार्मिंग में, अगर किसान खेती करने में 100 रुपया खर्च कर रहा है, उसकी फसल अच्छी हो या ना हो, उसको फसल अगर 60 रुपए की हुई, फिर भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगले साल खेती करने के लिए उसको मनी लेंडर से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर उसको मनी लेंडर से लोन लेना पड़ेगा, अब किसान के पास पैसा है नहीं, किसान के पास पैसा है नहीं, तो मनी लेंडर से लोन लेगा, और मनी लेंडर का लोन अगर नहीं चुका है तो मनी लेंडर उससे जमीन छीन लेगी, मनी लेंडर उससे अपनी जमीन छीन लेगा कि भैया तू मेरा लोन पे कर या तो जमीन दे दे। अब अगर किसान ने मनी लेंडर को लोन दे दिया, लोन वापस कर दिया, तो कंपनी को टैक्स कैसे पे करेगा, कंपनी को टैक्स पे नहीं करेगा तो कंपनी पनिशमेंट देगी, कंपनी भी जमीन छीन लेगी, तो आगे कुआ पीछे का। तो मनी लेंडर से एक्सप्लॉयटेशन से अलग किसान परेशान थे। उसके अलावा जो फार्मर थे, वो कंपनी जो हाई टैक्सेस लेते थे और उनका टैक्स कलेक्ट करने का जो रिजिड मेथड है, जो कठोर और बहुत ज्यादा क्रूअल मेथड था ना रेवेन्यू कलेक्शन का, उससे पीसेंट बहुत परेशान थे। बहुत हाई लेवल में टैक्सेस पे करना पड़ता था, यानी पूरे साल भर खेती करके पसीना किसान बहाए और टैक्सेस कौन लेकर जाए, कंपनी। ठीक है, मेनी फेल टू पे देयर लोन, कई सारे लोग मनी लेंडर को अपना लोन पे नहीं कर पाते थे, और अगर किसी ने मनी लेंडर को या कंपनी को, मनी लेंडर को लोन नहीं पे कर पाए और कंपनी को टैक्स पे नहीं कर पाए, तो जो लैंड थी ना फार्मर की, वो लैंड जिन पे जनरेशन से उनके दादा परदादा पूर्वज उस लैंड पर फार्मिंग करते थे, ये जो उनकी पूर्वजों की जमीन है वो छीन ली जाती थी। अब एक फार्मर जो है, मामूली सा फार्मर क्या करेगा, मनी लेंडर को लोन नहीं दे पाया तो मनी लेंडर ने जमीन छीन ली, कंपनी को वो टैक्स नहीं दे पाया तो कंपनी ने जमीन छीन ली, तो ग्रेजुअली लॉस द लैंड दे हैड टिलेड फॉर जनरेशन। कई जनरेशन से जिस लैंड पर वो खेती करके आ रहे, वो लैंड को छीन लिया जाता था। तो इस तरीके से पीजेंट जो था ना कंट्री साइड में, पीजेंट भी परेशान थे। किससे परेशान थे, हाई रेवेन्यू कलेक्शन, और जो रेवेन्यू हाई टैक्सेस जो कंपनी लेते थे, और जो रेवेन्यू कलेक्शन करने का जो रिजिड मैटर था, कठोर मैटर था, मार कर पीट कर या फिर बहुत डिस्क्रिमिनेशन करके, एक्सप्लॉइटेशन करके, बहुत ज्यादा पनिशमेंट देके जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उस मैटर से परेशान थे। मनी लेंडर को लोन अगर नहीं पे कर पाए तो मनी लेंडर जमीन छीन लेता था, कंपनी को टैक्स पे नहीं कर पाए तो कंपनी लैंड छीन लेता था, वो लैंड जिस पर उनकी जनरेशन, जिनकी पूर्वज कई सालों से खेती कर आ रहे। ठीक है, अब इंडियन सिपाही क्यों रिवोल्ट कर रहे थे, पीजेंट ने क्यों रिवोल्ट किया, सर हमें पता चल गया। ठीक है, नवाब ने क्यों रिवोल्ट किया, सर हमें पता चल गया। सर इंडियन सिपाही ने, तो मेन फेस इस रिवोल्ट का सिपाही बनेगा, क्यों बनेंगे, रीजन ऑफ इंडियन सिपाही फॉर द रिवोल्ट, कि सर इंडियन सिपाही ने क्यों रिवोल्ट किया, रीजन ऑफ इंडियन सिपाही फॉर द रिवोल्ट, कि इंडियन सिपाही ने क्यों रिवोल्ट किया, तो दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर फेट। अब एक बात बताओ, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, ये इंडिया है, इंडिया ये इंग्लैंड से, अब इंग्लैंड से इंडिया है तो कुछ ही लोग आए होंगे, पूरा इंग्लैंड तो उठकर इंडिया नहीं बैठा होगा, तो इंग्लैंड से जो लोग आए होंगे, गिने चुने जो रईस या जो पॉपुलर या पावरफुल लोग होंगे, वो इंडिया में है। अब इंडिया में अपने एम्पायर को, अपने फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने आर्मी बनाई, क्या बनाई, आर्मी। अब इंडिया में लोगों को इंप्लॉयमेंट चाहिए, तो इस आर्मी में जितने भी सिपाही थे ना, उसमें से मोर देन 50% सिपाही तो इंडियन ही थे। ठीक है, अब ये जो इंडियन सिपाही थे ना, इस बात से खुश नहीं थे कि एक जो गोरा व्यक्ति होता था, ये जो ब्रिटिश सिपाही होता था, उसको ज्यादा पेमेंट मिलती थी, उसको अलाउंसेस ज्यादा मिलती थी, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज अच्छी होती थी। अब दो सिपाही है, एक सिपाही जो है वो इंडियन सिपाही है, और एक सिपाही जो है वो ब्रिटिश का सिपाही होगा। ठीक है, वो इंग्लैंड से आया हुआ। अब दोनों है तो सिपाही, लेकिन जो ब्रिटिश का सिपाही होगा उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, उसको अलाउंसेस, उसको फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज अच्छी होगी। लेकिन इंडियन सिपाही जो होगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको अलाउंसेस, उसको फैसिलिटीज नहीं मिल रही होगी, और उसकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज होगी वो बहुत बुरा होगा। यानी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था रेस के बेसिस पे और रीजन के बेसिस पे। सम रूल वायलेट देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीफ, और कुछ रूल्स ऐसे होते थे ना सिपाही के, जो ब्रिटिश आर्मी होती थी, कंपनी की जो आर्मी होती थी, कंपनी के आर्मी में कई ऐसे रूल्स होते थे, वो रूल्स जो है रिलीजियस सेंसिबिलिटी को, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते थे। सिपाही को बोला जाता था कि आप टोपी नहीं पहन सकते हो, आप टीका नहीं लगा सकते हो, आप दाढ़ी नहीं रख सकते हो, आप मूछ नहीं रख सकते हो, आप तिलक नहीं लगा सकते हो, आप हाथों में धागा नहीं बांध सकते हो, आप गले में अपनी माला नहीं पहन सकते, तुलसी की माला नहीं पहन सकते। तो इससे ऐसे जो रूल्स थे ना आर्मी में,
ये रूल्स जो थे ना सिपाही के रिलीजियस सेंटिमेंट को, उनके बिलीफ्स को हर्ट करते थे। और कई लोग, कई सिपाही तो ये बिलीव करते थे, मेनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन। देखो हमारे टाइम, उस टाइम पे ना, हमारे टाइम की बात, मैं तो आप ही के टाइम का हूँ, तो अगर हम बात करें उस टाइम पीरियड की जो आज से 200 साल पहले था, उस टाइम पीरियड में ना अंधश्रद्धा बहुत थी, बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा थी। बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो थे ना, ऐसे सुपरस्टिशन पे बिलीव करते थे। बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। खाली कैंची नहीं चलाना चाहिए, क्यों? क्योंकि घर में कलेश होता है। आप खाली बैठे रहो और पाव हिला रहे हो तो उससे घर में कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है। तो ऐसे कई सारे सुपरस्टिशन को हम बिलीव करते थे, ठीक है। दरवाजे की तरफ मुंह करके नहीं सोना चाहिए, ऐसे कई सारी चीजें जो अंधविश्वास हम लोग फॉलो करते थे। वैसे ही ये बोला कि कई पीपल देश में, इंडिया में रहने वाले कई सिपाही, कई पीपल ये मानते थे यदि हमने सी को क्रॉस कर लिया, समुंदर को पार कर लिया ना, तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आपका रिलीजन, आपका कास्ट लॉस हो जाएगा, आपका रिलीजन और आपका कास्ट आपसे छीन लिया जाएगा, चला जाएगा। तो क्या होता है कि ये इंडिया है, इंडिया में अगर आपको, जैसे ही इंडियन सिपाही को बोला गया था कि आपको ना, इमेजिन करो आपको यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक कंट्री है, आपको इस कंट्री में लड़ने के लिए जाना है। अब इतने सारे सिपाही इसको लैंड रूट के थ्रू लेके नहीं जाएंगे। अब इंडिया से यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे लैंड है ही नहीं, तो आपको सी के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन सिपाही कहते हैं कि अगर हमने सी को क्रॉस कर दिया, अगर हमने समुद्र को पार कर लिया, तो हमारा रिलीजन और हमारा कास्ट चला जाएगा, ठीक है। तो 1824 में ऐसा ही कुछ हुआ। 1824 में जब सिपाही को ये बोला गया हमें बर्मा जाना, कहा जाना है? बर्मा। बर्मा कहा है सर? आज का म्यांमार। आज जो म्यांमार है उसे बर्मा कहते हैं, ठीक है। तो पहले बर्मा कहते थे, ओल्ड नाम थे ना, कई सारे ऐसे ओल्ड नाम थे। इंडिया में भी ऐसे कई सारे, जैसे पटना का एक ओल्ड नाम था पाटलिपुत्र था, ठीक है। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ, बहुत सारे ऐसे ओल्ड नाम हुआ करते थे, ठीक है। चेन्नई को मद्रास कहते थे, मुंबई को बॉम्बे कहते थे। वैसे ही म्यांमार का ओल्ड नाम था बर्मा। 1824 में जब सिपाही को ये बोला गया कि आपको बर्मा जाना है, कहा जाना है? बर्मा। क्यों जाना है? कंपनी की वहां पे किसी की लड़ाई हो गई, और कंपनी की आप हो आर्मी। अब कंपनी की लड़ाई होगी तो कंपनी तो आर्मी को लेकर जाएगी, तो आपको कंपनी के लिए लड़ना है, आपको म्यांमार जाना। और म्यांमार आप किसके थ्रू जाओगे? सी रूट के थ्रू, समुद्र पार करके। आपको ईस्टर्न साइड, मेघालय, असम के नीचे ईस्टर्न साइड में आपको कंट्री मिलेगा इंडिया में, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो कंट्री, ये म्यांमार है। तो यहाँ आपको जाना है। सिपाही ने बोला भैया लैंड रूट के थ्रू जाना हो तो बता दो, हम जाएंगे, हम सी रूट के थ्रू नहीं जाएंगे। तो 1824 में जब सिपाही को बोला गया बर्मा जाने के लिए सी रूट के थ्रू, कंपनी के लिए लड़ने के लिए, तो दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर। उन्होंने कंपनी के ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया, ठीक है। दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, हालांकि वो एग्री हो गए थे। उन्होंने बोला हम लैंड रूट के थ्रू जाएंगे, ये इंडिया है, ये म्यांमार है, लैंड रूट के थ्रू चले जाएंगे, लेकिन सी रूट के थ्रू नहीं जाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने रिफ्यूज किया था, जिन जिन लोगों ने सी रूट के थ्रू जाने से मना किया था, उन सबको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिली थी, ठीक है। उसके बाद 1856 में कंपनी ने एक न्यू लॉ ही पास कर दिया। कंपनी ने एक लॉ ही पास कर दिया। उन्होंने बोला एवरी न्यू पर्सन हु टूक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। उन्होंने एक लॉ ही बना दिया कि जो जो व्यक्ति कंपनी के आर्मी में, 1856 में एक लॉ बना दिया कि जो जो व्यक्ति कंपनी की आर्मी में एज ए एम्प्लॉयज के रूप में काम कर रहा है, हर वो सिपाही जो मजदूरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, काम कर रहा है, एम्प्लॉयड है, कंपनी की आर्मी में एम्प्लॉयड है, उसको ओवरसीज जाना पड़ेगा जब जब कंपनी को रिक्वायर्ड, इफ कंपनी रिक्वायर्ड। अगर कंपनी को दूसरे देश में लड़ने के लिए जाना हो और वो लड़ाई लड़ने के लिए आपको ओवरसीज से जाना, यानी सी रूट के थ्रू जाना हो दूसरे देशों में, तो आपको जाना ही पड़ेगा। 1856 में कंपनी ने एक न्यू लॉ बनाया और उसके थ्रू उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि हर वो पर्सन जो कंपनी की आर्मी में एम्प्लॉयड हो रहा है, जिसको रोजगार मिल रहा है, उसको ओवरसीज जाना पड़ेगा अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। उसके अलावा सिपाही अल्सो रिएक्ट ऑन द इंसिडेंट ऑफ द कंट्री साइड। अब सिपाही क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ ये बोला कि सिपाही जो थे ना, वो कुछ सिपाही तो ऐसे थे जो फार्मर ही थे। क्यों फार्मर थे? अरे भैया उस समय कोई डॉक्टर तो होता नहीं था, इंजीनियर तो होता नहीं था, कलेक्टर तो बनता नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द सिपाही जो थे वो फार्मर ही थे। हर किसी का जो फैमिली बैकग्राउंड था, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या था? प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही था। लोग सीधा सुबह उठ के खेतों में जाके काम ही तो करते थे, वो इंडस्ट्री में जाके मजदूरी नहीं करते थे, ना ही बैग उठा के वो टीचिंग करने चले जाते थे, पढ़ाना चालू कर देते या डॉक्टर बन जाते थे। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही था। तो हर सिपाही का जो फैमिली थी वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। तो ये जो सिपाही थे इस बात से भी खुश नहीं थे जो कंट्री साइड में जो इंसिडेंट हो रहे थे, जो चीजें पीजेंट के साथ हो रही थी, जिस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे, जिस तरीके से टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था, जिस तरीके से टैक्सेस इंपोज किए जाते थे, ये सारी चीजें कंट्री साइड में, गांव वाले एरिया में पीजेंट के साथ हो रहे थे। इस बात से सिपाही बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि आधे से ज्यादा से कई सारे जो सिपाही थे उनमें से वो तो कुछ पीजेंट ही थे। मेनी ऑफ देम वर पीजेंट, सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही।
कि सर अगर सिपाही अगर पीजेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसानों के साथ कुछ गलत होगा, इससे सिपाही को भी फर्क पड़ रहा था। और ये किसानों का जो गुस्सा था ना, कि किसानों के साथ जो हो रहा था, पीजेंट के साथ जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था, जो टैक्सेस लिया जा रहा था, ये गुस्सा सिपाही के अंदर भी फैल रहा था। उनके अंदर भी कंपनी के अगेंस्ट में इस तरह का जो एग्रेशन है वो ग्रो हो रहा था। तो नवाब क्यों अगेंस्ट थे ये पता चल गया, रूलर्स क्यों अगेंस्ट थे ये पता चल गया, सिपाही क्यों कंपनी के अगेंस्ट में जा रहे थे ये पता चल गया, उसके अलावा पीजेंट क्यों कंपनी के अगेंस्ट में जा रहे थे ये पता चल गया, और ट्राइबल्स क्यों कंपनी के अगेंस्ट में हो गए ये तो हम चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ लिए। तो हमने हर चैप्टर पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 3 में पीजेंट के बारे में बताया गया, कैसे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा एक्सप्लोटिव थी, कैसे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थी कंपनी के रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है, अब इंडिया में चेंजेस भी आ रहे थे, इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा रहा था, इंडियन सोसाइटी में कई सारे चेंजेस लाए जा रहे थे। इंडियन सोसाइटी में क्या रिफॉर्म लाए रहे थे, इंडियन सोसाइटी में कई ऐसे चेंजेस लाए जा रहे थे, कई ऐसे रिफॉर्म लाए रहे थे, और ये रिफॉर्म इंडियन पीपल को पसंद नहीं थे, या इंडियन सिपाही या इंडियन सोसाइटी को पसंद नहीं आ रहे थे। तो रिस्पॉन्स ऑफ द रिफॉर्म, कि ये जो रिफॉर्म ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए, अभी रिफॉर्म्स अच्छे भी थे, पर्सनली अगर पूछो तो आप भी अगर आज के सॉरी, तो आज भी अगर आप इस चीज को सोचो, रैशनली अगर सोचो दिमाग लगा के, तो आपको लगेगा कि हाँ ये रिफॉर्म अच्छे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। रिफॉर्म मतलब चेंजेस लाने की जरूरत है, हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। अब चेंजेस कैसे लाए, तो उन्होंने बोला, देखो उन्होंने एक लॉ पास किया था, लॉ ये पास किया था, सती प्रैक्टिस को स्टॉप कर दिया था, इंडिया में सती प्रैक्टिस नहीं होगी। सती प्रैक्टिस पता है क्या होता है, सती प्रैक्टिस होता है कि एक आदमी है, उसकी अगर डेथ हो जाए, देखो एक औरत है, एक लड़की है, अब इमेजिन करो 15-16 साल की लड़की है, 15-16 साल की लड़की के हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने तो मारा नहीं है, उसने तो मारा नहीं ना, हस्बैंड की डेथ हो गई, बेचारा कहीं जा रहा होगा, पाव गड्ढे में आ गया होगा या कुछ हो गया होगा, उस बेचारे की डेथ हो गई। अब वो 15-16 साल की लड़की को सती प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सती प्रैक्टिस मतलब उसको आग में कूदना पड़ेगा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ तू अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, या तू अपने हस्बैंड को बहुत पसंद करती थी, तू हस्बैंड के लिए लॉयल है, वफादार है, तो तुम्हें तुम्हारी निष्ठा और वफादारी को प्रूव करने के लिए हस्बैंड की डेथ हुई, तुम्हारी भी डेथ होना पड़ेगी, तुम्हें भी मारना पड़ेगा, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। अब ये किसी वेदों में, किसी धार्मिक किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उस औरत के हस्बैंड की डेथ हो गई, इसलिए उसको आग में कूदना पड़ेगा, उसको जिंदा जला दिया जाता था एक औरत को, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो इमेजिन करो, ऐसा लॉ बनाया था ब्रिटिशर्स ने कि ये जो सती प्रैक्टिस है खत्म हो जाए। अब पर्सनली तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, सोसाइटी में कहीं ना कहीं आप इस सती प्रैक्टिस को रोक रहे हो, तो एक लॉ बनाया गया था जिसके थ्रू सती प्रैक्टिस को खत्म किया गया था, और इंडिया में विधवाओं की शादी नहीं होती थी। अब एक 16 साल की लड़की है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, 16 साल की लड़की की हस्बैंड की डेथ हो गई, उसे आजीवन सफेद साड़ी पहन के वैसे ही बैठना पड़ेगा। अब उसने तो नहीं मारा ना, तो उसकी एक औरत है, एक लड़की है, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसे आजीवन एक विधवा बन के रहना पड़ेगा। लेकिन इमेजिन करो एक आदमी है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, वो क्या करेगा, वो दूसरी शादी कर लेगा, और दूसरी वाइफ की भी डेथ होगी, वो तीसरी शादी करेगा, और तीसरी वाइफ की डेथ हुई, वो चौथी शादी करेगा। और कई कई एरिया पे तो एक एक आदमियों की 2-2 3-3 बीवियां रहती थी। तो आप सोचो जेंडर के बेसिस पे किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था। औरत के पति की डेथ होगी तो औरत को सती प्रैक्टिस करना, उसको आग में कूदना, उसको जिंदा जला देना। लेकिन एक हस्बैंड की, एक आदमी के वाइफ की डेथ हो जाए ना, तो वो दूसरी शादी कर लेगा, वो तीसरी शादी कर लेगा। तो इस तरह की सती प्रैक्टिस को अबॉलिश किया था, सती प्रैक्टिस को रोक लगाई गई थी लॉ बनाकर ब्रिटिशर्स ने। और साथ ही साथ जो विडो थे, विधवाएं थे, उनकी रीमैरिज करवा रहे थे, उनकी वापस से शादी करवाए थे। एक चैप्टर आप पढ़ोगे इसके बाद ही, आई थिंक 7 चैप्टर होगा विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, उसमें आप पढ़ोगे राजा राममोहन रॉय के बारे में, ट्रिपल आर जिसे हम कहेंगे, राजा राममोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था विमेन की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, इन लोगों को आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये ब्रिटिशर्स ने अच्छा सोचा, कंपनी ने अच्छा सोचा कि ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो उन्होंने सती प्रैक्टिस खत्म कर दी, उन्होंने विधवाओं की शादी करवाए। अब ये जब करवा रहे थे ना, तो इंडियन जो अपर कास्ट लोग थे, उन्हें लगता था हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे, हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे, हमारे औरतों को शादी करवा रहे, विधवाओं की शादी करवा रहे। बताओ यार, विधवाओं की शादी करवा रहे, धर्म भ्रष्ट कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते। अब इंडिया में सर ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज में कई सारी बोलियां है। तो इमेजिन करो आप उस देश में जहाँ 40 से 50% लोग हिंदी बोलते हो, जहाँ कई लोग तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते, बंगाली, गुजराती, मलयालम, अलग अलग लैंग्वेज बोलते, उस देश में एक
गवर्नमेंट आके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करती। तो कहीं ना कहीं कल्चर जो है ना इंडियन पीपल का वो खत्म हो रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा था कि भैया हमारे धर्म में इंटरफेयर किया जा रहा है, सती प्रैक्टिस खत्म कर दी, विधवाओं की शादी करवा रहे, और बताओ यार इंग्लिश लैंग्वेज की एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे जो एजुकेशन होते थे संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती, वो एजुकेशन खत्म करके इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन करवा रहे। उसके अलावा 1850 में एक नया लॉ पास किया गया। इस नए लॉ के थ्रू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन और इजी बना दिया गया, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था। अब इतने सारी चीजें अगर कोई लाएगा तो क्या ये जो इंडियन पीपल है उसको एक्सेप्ट करेगा? आपके धर्म, उस समय सबसे ऊपर जो होता ना वो रिलीजन होता था। आज के समय में बहुत सारी चीजें वेरी करती है, लेकिन उस समय रिलीजन सबसे ऊपर होता था। चाहे वो हमारा रिलीजन हमारे अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, लेकिन रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। मंगल पांडे को जब पता चला ना कि राइफल जो है उसमें जो कार्ट्रेज है उसमें काऊ और पीक का फैट मिला हुआ है, और वो काऊ और पीक के फैट को मुंह से छीलना पड़ता है, एक ब्राह्मण होकर जब उसको पता लगा कि मैंने गाय के मांस को टच किया है मुंह से, उसने ऑन द फील्ड 2 लोगों को गोली से मार दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को। ठीक है, तो उस समय रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत हाई लेवल के थे, और उस समय जब लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा हो क्रिश्चियनिटी में, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा हो, रिलीजियस में इंटरफेयर करके सती प्रैक्टिस को रोका जा रहा हो, विधवाओं की शादी करवा रही हो, ठीक है, तो ऐसे चीजों में लोगों का गुस्सा ब्रिटिश को लेकर, कंपनी को लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस लॉ अलाउ एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। इवन ये बोला गया है कि जो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा वो अपनी पूर्वजों की लैंड पर अपना हक बता सकता है, अपना हक जमा सकता है। यानी अगर आपको ये जो लैंड है या आपकी लैंड पूर्वजों की है, इसे कंपनी नहीं छीनेगी अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हो तो। और अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तो ये जो लैंड है, इस लैंड पर आपको फार्मिंग करने का राइट मिल जाएगा, आप इस लैंड को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हो तो ये पूर्वजों की जमीन भी आपकी छीन ली जाएगी। तो इन सारे चीजों के थ्रू धीरे 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 लोगों का गुस्सा कंपनी के अगेंस्ट में बढ़ते जा रहा था। फार्मर भी परेशान थे, ट्राइबल्स भी परेशान थे, नवाब रूलर्स भी परेशान थे, सिपाही भी परेशान थे। हर कोई कंपनी के अगेंस्ट में अब कहीं ना कहीं कंपनी को अपना एनिमी के रूप में देख रहा है, दुश्मन बना के बैठ गए थे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि सर ये जो रिफॉर्म लाए गए थे, ये जो चेंजेस लाए गए थे, तो ये इसके चैलेंज ये थे, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि कई इंडियन ये फील करते थे कि ब्रिटिश जो है हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सती प्रैक्टिस खत्म कर दी, विधवाओं की शादी करवा रहे, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी में लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करवा रहे। तो कई इंडियन ये फील करते थे, कई इंडियन ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिश जो है ना वो हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देयर सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, वो हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा सोशल कस्टम और हमारा जीने का जो तरीका है उसको भी खत्म कर रहे हैं। वो अपने ढंग से हमें जीने के लिए मजबूर कर रहा है। हिंदी मत बोलो, गुजराती मत बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, हमारे सोशल कस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हमारी जो ट्रेडिशनल हम जिस तरीके से हमारी लाइफ जी रहे हैं ना वो सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। किसके कारण? ब्रिटिश के कारण। ऐसा कौन सोच रहा है? कंपनी। ऐसा कौन सोच रहा है? इंडियन पीपल सोच रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है थ्रू द आईज ऑफ पीपल। थ्रू द आई ऑफ पीपल, यहाँ पे 2 सोर्स बताए। अभी सोर्स पेपर में आते नहीं, लेकिन इन दोनों सोर्स को हम पढ़ेंगे कि सोर्स कहते क्या है। थ्रू द आईज ऑफ पीपल, देखो ये सोर्स कहते क्या है। या एक सोर्स है लिस्ट ऑफ 84 रूल, द लिस्ट ऑफ 84 रूल। अब यहाँ ये जो किताब है, एक किताब है माझा प्रवास, मराठी की किताब है, और ये किताब जो लिखी है विष्णुपद गोडसे ने। क्या बोला गया कि गिवन हर एन एक्सपर्ट फ्रॉम द बुक, एक बुक है माझा प्रवास। माझा प्रवास यानी मेरा सफर, माई जर्नी। माझा प्रवास एक मराठी वर्ड है, उसको इंग्लिश में अगर हम बोलो माई जर्नी या मेरा सफर। तो माझा प्रवास एक बुक है जिसको लिखा है विष्णुपद गोडसे ने, और विष्णुपद गोडसे कौन? एक ब्राह्मण है, महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण है विष्णुपद गोडसे, और उसने एक किताब लिखी है माझा प्रवास। उसमें ये बताता है कि वो और उसके अंकल जो है ना वो यज्ञ करने के लिए, यज्ञ ऑर्गेनाइज करने के लिए मथुरा जा रहे हैं। ठीक है, मथुरा में कुछ प्रोग्राम था और वो मथुरा में जाते हैं यज्ञ के लिए। ठीक है, विष्णुभट्ट ये लिखते हैं कि दे मीट सम सिपाही ऑन द वे हु टोल्ड देम दैट दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज अ मैसिव अपहीवल वाज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3D। अब वो क्या कहते हैं बताओ? वो ये कहते हैं अपनी किताब में कि मैं और मेरे अंकल मथुरा जा रहे थे यज्ञ में, और वो मुझे ये कहते हैं कि आपको और आपके अंकल को, हमें कुछ सिपाही मिलते, हमें रास्ते में कुछ सिपाही मिलते, वो हमें कहते हैं कि आपको अपना सफर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 3 साल में बहुत बड़ा मैसिव अपीयल यानी बहुत बड़ा रिवॉल्ट, बहुत बड़ा अपराइजिंग होने वाला है, एक बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। ठीक है, आने वाले 3 दिनों में। ऐसा सिपाही उन्हें कहते हैं, विष्णुपद गोडसे बता रहे। तो विष्णुपद गोडसे अपने किताब में लिखते हैं माझा प्रवास में कि वो कहते हैं कि आने वाले 3 दिनों में, आने वाले 3 दिनों में, ठीक है, आने वाले 3 डेज, आने वाले 3 दिनों में बहुत बड़ा मैसिव अपीवल, एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट होने वाला है। ठीक है,
ठीक है। द इंग्लिश वर्ड डिटरमाइनेड, जो इंग्लिश मतलब कौन, कंपनी, ऐसा ये सिपाही बता रहे। इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश यानी जो कंपनी है वो वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम। इंग्लिश जो है ना, कंपनी जो है ना, हिंदू और मुस्लिम के रिलीजन को खत्म करने वाले। सिपाही क्या कह रहे कि आने वाले 3 दिनों में बहुत बड़ा रिवॉल्ट होगा। क्यों होगा, तो ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश ने ये डिसाइड किया है कि हिंदू और मुस्लिम का जो रिलीजन है उसको खत्म कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने 84 रूल्स बनाए। कितने रूल्स बनाए, 84 रूल्स बनाए, और अनाउंस किया है, और सारे राजाओं को, इंडिया के जितने भी राजा थे, किंग थे, उनको बुलाया कलकत्ता में, और उन सब लोगों को ये बात बताई, और उन लोगों ने इस रूल्स को एक्सेप्ट नहीं किया, और इसलिए उन्होंने कंपनी को सबक सिखाने के लिए एक लड़ाई छिड़ी, एक डिसाइड किया कि इस रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध करेंगे, और उस युद्ध की, एक वॉर की जो डेट है वो अभी फिक्स हो चुकी है, और बहुत जल्द, और ये डेट सीक्रेट है, ये डेट जो है ना सीक्रेट है। क्या कह रहे हैं लोग कि यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि सारे जो राजा थे ना इंडिया के, उनको बुलाया गया कलकत्ता में, उन्हें ये बोला गया कि हम ये 84 रूल्स लाने वाले। कितने रूल्स, 84 रूल्स लाने वाले, और ये रूल्स जो है ना इंडिया में हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को वाइप आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे, जिससे देश की कोई भी राजा बिल्कुल खुश नहीं हो। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट करेंगे, और वो रिवॉल्ट किस दिन होने वाला है वो भी फिक्स हो चुका है, बस उसकी डेट सीक्रेट है। तो ये सारा इवेंट, ये सारा इंसिडेंट जो है ना विष्णुवर्ध गोडसे अपने किताब में लिखते हैं, और उस किताब का नाम था माझा प्रवाह। ठीक है। उसके अलावा एक बताया गया, एक और सोर्स है, देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। रेजिमेंट मतलब मिलिट्री यूनिट। हर एरिया में होते ना, कि जैसे आपकी एक क्लास है, क्लास में 100 बच्चे, लेकिन होता है एक स्कूल में 100 बच्चे, लेकिन कोई 8 क्लास का होगा, कोई 9 क्लास का होगा, कोई 10 क्लास का होगा। ऐसे मिलिट्री रेजिमेंट होता है, कोई मेरठ रेजिमेंट हो गया, कोई दिल्ली रेजिमेंट हो गया, यानी मिलिट्री की यूनिट। तो यहाँ ये बोला गया कि देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, हर रेजिमेंट में एक्साइटमेंट था। क्यों, तो यहाँ ये बोला गया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है सीताराम पांडे। सीताराम पांडे जो है ना, वो अपनी मेमोरीज लिखते हैं, अपनी जो जर्नी थी ना एज ए सिपाही, वो जब सिपाही थे, उस सिपाही से फिर सूबेदार बनते हैं, तो वो जो जर्नी है वो जर्नी को लिखते हैं। तो सूबेदार सीताराम पांडे जो है वो 1812 में ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में 1812 में सीताराम पांडे रिक्रूट हुआ था ऐसे सिपाही के रूप में। तो सीताराम पांडे जो था ना, ब्रिटिश आर्मी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में एक सिपाही था। सीताराम पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में एक सिपाही था। ठीक है। बंगाल नेटिव आर्मी, तो बंगाल में जो कंपनी की आर्मी थी ना, बंगाल की आर्मी, बंगाल आर्मी में वो एक सिपाही था। कौन, सीताराम पांडे। ही सर्व द इंग्लिश फॉर 48 ईयर, और 48 साल तक उसने इंग्लिश की सेवा की। ईस्ट इंडिया कंपनी की उसने 48 साल तक सेवा की, और 1860 में वो रिटायर्ड हो गया। 1812 में वो बंदा सिपाही बनता है, 1860 में रिटायर हो जाता है। 48 ईयर तक उसने अपनी सर्विस कंपनी को दी। ठीक है। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द अपराइजिंग थ्रू हिज ओन सन वॉज ए रिबेल एंड वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिशर इन फ्रंट ऑफ हिज आई। क्या बोला जा रहा है कि 1857 में जब रिवॉल्ट होता है ना, इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में, इस रिवॉल्ट को दबाने में वो सिपाही ब्रिटिश के साइड में था। होना तो चाहिए था उसको रिबेल करने, रिबेल्स के साइड में, लेकिन यहाँ क्या बोला गया कि ये जो सिपाही है, इस सिपाही जो है, सबके अपने अपने ओपिनियन है। ठीक है। तो ये जो सिपाही है, इस सिपाही ने उल्टा ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। अब वो सिपाही जो था वो ब्रिटिश के साइड मिल के उसने 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस किया था। इवन उसका खुद का लड़का रिबेल था, उसका खुद का लड़का ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करा था, उसका खुद का लड़का ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिबेल करता, रिवॉल्ट करता, और उसके आंखों के सामने ब्रिटिशर्स ने उसके बेटे को मार दिया था। स्टिल वो ब्रिटिश के साइड में लड़कर, ब्रिटिश के सपोर्ट में, ब्रिटिश के फेवर में लड़कर, ब्रिटिश के साइड, ब्रिटिश के साथ लड़कर उसने इस रिवॉल्ट को, इस पूरे रिवॉल्ट को सप्रेस किया। किसने, सीताराम पांडे। इवन उसका लड़का खुद रिबेल था। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ऑन रिटायरमेंट, जब वो रिटायरमेंट ले रहा था, उस समय एक ऑफिसर था नॉर्गेट। नॉर्गेट ने उससे कहा कि आपकी जो जर्नी है उसके ऊपर आप एक किताब लिखो करके। ठीक है। आपकी जो मेमोरी उसके ऊपर आप किताब लिखो करके। तो नॉर्गेट उसे कहता है कि अपनी किताब लिखो। तो वो 1861 में अपनी किताब को लिखना कंप्लीट कर देता है। ही कंप्लीट द राइटिंग इन 1860, और वो जो लिखता है वो अवधी लैंग्वेज में लिखता है। अब वो सिपाही सीताराम पांडे, अब वो सीताराम पांडे जो है वो अवधी लैंग्वेज में अपनी पूरी मेमोरी लिखता है कि कैसे मैं 1812 में सिपाही के रूप में रिक्रूट हुआ, फिर मेरा भी एक इंपॉर्टेंट रोल था कि मैंने रिवॉल्ट को कैसे खत्म करवाया ब्रिटिश के साथ मिलकर, मेरा खुद का लड़का रिबेल था। ये सारी मेमोरी वो लिखता है, लेकिन वो लैंग्वेज अवधी में होती है। और नॉर्गेट जो था ना, वो उस बुक को ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। किसमें ट्रांसलेट करता है, इंग्लिश में, और उसको पब्लिश करता है एक टाइटल देकर, सिपाही टू सूबेदार। तो नॉर्गेट इस बुक को, अवधी की बुक को ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। किसमें ट्रांसलेट करता है, इंग्लिश में, और टाइटल क्या देता है, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। तो ये टाइटल देकर उस बुक को पब्लिश करता है। ठीक है। तो ये सोर्स है, बताया जा रहा है कि देखो, ना तो 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे मैं था,
ना तो आप लोग थे। तो हम ये सारी चीजें पता कैसे चलती? ये जो सोर्सेस है ना, ये जो सोर्स है, बुक है, डाटा है, डॉक्यूमेंट्रीज है, आर्काइव में जो न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, ये सारी चीजें, म्यूजियम में जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होंगे, ये सारे सोर्सेस को पढ़ के हमें इन इवेंट के बारे में पता चलता है। ठीक है। म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर अपराइजिंग। सर म्यूटिनी मतलब क्या? म्यूटिनी मतलब व्हेन अ सोल्जर एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी, यानी सिंपली अगर हम समझो तो एक तरीके से गद्दारी करना। ठीक है। डिसओबे करना, आज्ञा का पालन नहीं करना, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं मानना, ऑथोरिटीज को ऑथोरिटीज नहीं मानना, रूलर्स को रूलर्स नहीं मानना। तो म्यूटिनी एक छोटा सा डिसओबे। अब ऐसे डिसओबे करना, ऐसे रिवॉल्ट करना बहुत सारे वे, लेकिन ये जो म्यूटिनी है, ये जो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके रिवॉल्ट कर रहे हो, ये जो म्यूटिनी कर रहे हो, ये 1857 की सिपाही की म्यूटिनी इतना बड़ा पॉपुलर रिवॉल्ट कैसे बनी? सर एक आप इस चैप्टर के लास्ट पेज में ना खुर्दा अपराइजिंग की बात करोगे, आई थिंक 1817 के आसपास, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1817 के आसपास हुआ था। उसे पॉपुलर रिवॉल्ट, या उसको आप ये नहीं बोलोगे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है करके। ऐसे कई सारे रिवॉल्ट, ऐसे कई सारे म्यूटिनी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसी को आप पॉपुलर अपराइजिंग कहोगे। इस म्यूटिनी को या पॉपुलर अपराइजिंग, यानी बहुत बड़ा रिवोल्ट जिसने इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री को एक यूनिक पहचान दी। एक ऐसा रिवोल्ट जिसकी एक यूनिक पहचान है इंडियन हिस्ट्री में, जिसे आज हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट। तो सर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल ये बिलीव कर रहे थे कि उनका जो एनिमी है वो कॉमन है। ट्राइबल को एक्सप्लॉइट कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। पीजेंट के लिए प्रॉब्लम कौन थे? ब्रिटिशर्स। सिपाही के लिए प्रॉब्लम कौन थे? ब्रिटिशर्स। राजा नवाब रूलर के लिए प्रॉब्लम कौन थे? ब्रिटिशर्स। जमींदार के लिए प्रॉब्लम कौन थे? ब्रिटिशर्स। सबके लिए प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स थे। जब हम सबका एनिमी कॉमन है, जब हम सबका दुश्मन कॉमन है, क्यों ना हम सब लोग साथ में मिलकर उसके अगेंस्ट में फाइट करें। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल ये बिलीव कर रहे थे कि दे हैव अ कॉमन एनिमी, उन सबका दुश्मन एक ही है। ट्राइबल को ब्रिटिश से प्रॉब्लम हो रही है फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट लॉ के कारण। रूलर्स और नवाब जो है वो सब्सिडायरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के कारण प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये भी ब्रिटिशर्स ने लाए। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट और कई सारे लॉ ऐसे लाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड में रिफॉर्म लाने के लिए। इससे फार्मर परेशान है, जमींदार भी परेशान है। तो ये जितने भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, उन सब का जो एनिमी है वो कौन है? वो एक ही है। इसलिए हम सबको इस एनिमी के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करना है, और ऐसे रिवॉल्ट के लिए, ऐसी सिचुएशन को डेवलप करने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाता था, लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाता था, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता था कि हाँ हम सबका दुश्मन एक है और हम इस बार फाइट करके रहेंगे। ठीक है, हम अपने हक के लिए, अपनी लैंड के लिए फाइट करेंगे। ठीक है, तो लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाता था, लोगों को कम्युनिकेट किया जाता था, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता था, ताकि हम इस तरह की सिचुएशन को डेवलप करें, ऐसी सिचुएशन जो पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके रख दे। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई थी नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अब एक चीज आपको ऑलवेज याद रखना है, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था ना इंडिया में, ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ये मोस्टली इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट तक ही सीमित था। यही एक उसका रीजन था। रीजन तो बहुत सारे थे, लेकिन एक रीजन ये भी था कि इंडिया में अक्रॉस द इंडिया सिर्फ और सिर्फ नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों ने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी कुछ कुछ एरिया के लोगों ने। सारा का सारा इंडिया, साउथ इंडिया में कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ, ईस्ट इंडिया में कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ, एकदम आपका जम्मू कश्मीर वाले एरिया पे, पंजाब वाले एरिया पे वहां कोई रिवॉल्ट देखने को नहीं मिला। तो दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये कुछ अगर बात करें तो इन्हीं कुछ एरिया में रिवॉल्ट लिमिटेड था, इन्हीं कुछ एरिया तक रिवॉल्ट हो जाओ सीमित था। तो ऐसी सिचुएशन, रिवॉल्ट वाली सिचुएशन डेवलप हुई थी इंडिया में 1857 में, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। यहाँ पे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ा मैसिव अपराइजिंग, एक मैसिव रिवॉल्ट, एक मैसिव विद्रोह को उन्होंने फेस किया था 1857 में, जहाँ पे सिपाही ने म्यूटिनी कर दी थी। म्यूटिनी मतलब रूल को डिसऑबे करना स्टार्ट कर दिया था, ऑथोरिटी को ऑथोरिटी मानना मना कर दिया था। और ये जो सिपाही की जो म्यूटिनी है वो स्टार्ट होती मेरठ से। ठीक है, थोड़ा वॉइस को थोड़ा इग्नोर कर लो। ठीक है, तो ये जो सिपाही की जो म्यूटिनी है ये स्टार्ट होती है मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरठ से। कि सर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था, और रिवॉल्ट की जो सिचुएशन है वो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्टार्ट होती है, और ये रिवॉल्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो मेरठ से होगी। कहाँ से होगी? तो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट होता है मेरठ शहर से। कहाँ से होता है? मेरठ शहर से। सिपाही म्यूटिनी जो है वो सिविल प्लेस में होती है, लेकिन वो जो बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है, वो मेरठ से होती है। और ये एक बिगेस्ट आर्म रेसिस्टेंट था कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो कॉलोनियलिज्म था, जो कंट्रियां कॉलोनी बनाती थी वीक कंट्रियों को, जो पावरफुल कंट्री जो थी छोटी छोटी कंट्रियों को, या जो वीक कंट्री होती थी, लेस डेवलप्ड कंट्री होती थी, उनको रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वहां के चीजों को लूटने के लिए जो कॉलोनी बनाती थी, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में ये बहुत बड़ा आर्म रेसिस्टेंस था, एक बहुत बड़ा आर्म रेसिस्टेंस जो इंडिया में 1857 में हुआ था, जो सिपाही ने किया था। ठीक है,
तो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मैंने अभी क्या बताया, ये जो म्यूटिनी है, ये जो सिपाही म्यूटिनी है, वो स्टार्ट होगी मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट होगी? मेरठ से। और मेरठ से कहा जाएगी? दिल्ली। अब सर ये आमिर खान को क्यों डाल दिया यहाँ पे, बताता हूँ मैं। 8 अप्रैल 1857 को एक यंग सोल्जर थे मंगल पांडे, मैंने आपको अभी भी उसके बारे में बताया भी हो कुछ कुछ मिनट पहले। तो 8 अप्रैल 1857 को एक यंग सोल्जर मंगल पांडे जो है ना, उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया था। और वो जो थे बैरकपुर, बरकपुर मत पढ़ना, बैरकपुर, बैरकपुर एक प्लेस है वेस्ट बंगाल में। अब ये मंगल पांडे नहीं है, ये आमिर खान है। अब आमिर खान ने क्योंकि एक मूवी बनाई थी मंगल पांडे के ऊपर, आई थिंक 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर और मंगल पांडे के ऊपर उन्होंने मूवी बनाई थी मंगल पांडे करके, उसमें आमिर खान जो है मंगल पांडे का रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए वहाँ की इमेज है, मंगल पांडे की प्रॉपर इमेज मुझे कहीं मिली नहीं, इसलिए मैंने आमिर खान दे, इन्हें मंगल पांडे मत समझ लेना कि सर ये तो अभी भी जिंदा है, आपने तो कहा मंगल पांडे को फांसी दे दी, तो ये आमिर खान है, ठीक है। तो एक यंग सोल्जर थे मंगल पांडे, उनको फांसी पर लटका दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिपाही पर, जो ऑफिसर्स थे, मंगल पांडे एक सिपाही था और उसने ऑफिसर्स पर, ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक कर दिया था बैरकपुर में। क्यों अटैक किया था? इसलिए किया था क्योंकि क्या होता है कि जब आर्मी ऑफ जो सिपाही होते हैं, सिपाही जब एसएम सुबह सुबह आर्मी ड्रिल करने जाते हैं, अपना अभ्यास करने जाते हैं, गोलियां चलाना सीखते, बंदूक चलाना सीख रहे होते हैं, या उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि बंदूक ठीक है या नहीं है, तो वहां पे जब आर्मी ड्रिल चल रही थी तो वहां पे कार्ट्रेज आया। अभी के टाइम पे क्या होता है कि आप गोलियां सीधा बंदूक में डाल के चला दोगे, पहले क्या होता था, गोलियों जो चलाने के लिए, बंदूक को चलाने के लिए जो कार्ट्रेज होता ना, बारूद, उसको मुंह से छीलना पड़ता था। मुंह से छील के बंदूक में भर के फिर आप गोलियां बनाते थे, फिर आप उससे बंदूक चलाते थे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी जो कार्ट्रेज आया था ना, कार्ट्रेज, उस कार्ट्रेज में काऊ और पीक का फैट था। अब पीक जो थे ना, वो जो सुअर का जो मीट है वो कुरान में प्रोहिबिटेड है, तो मुस्लिम उसको छू नहीं सकता। और काऊ जो है हिंदी रिलीजन के लिए एक बहुत बड़ा एक वर्शिप एनिमल है जिसकी पूजा करते हैं, एक एक होली एनिमल है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो काऊ हिंदुओं के लिए बहुत स्पेशल है, और पीक के मीट को छूना कुरान में पाप बताया गया। और काऊ का तो मीट हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि काऊ हमारे लिए पूजनीय है, एक ऐसा एनिमल है जिसको हम पूजा करते हैं। और काऊ और पीक का फैट जो है ना कार्ट्रेज में मिलाया गया, तो उस कार्ट्रेज को आप मुंह से छील रहे हो। इमेजिन करो एक ब्राह्मण है मंगल पांडे और वो मुंह से काऊ के फैट को टच कर रहा है, और उसे ये बात पता नहीं हो, जब ये बात पता चलती तो ऑफिसर को मार देता है कि भैया आप ये सब क्यों कर रहे हो करके, ठीक है। तो बाद में सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ, तो ये सारी चीजें हो रही बैरकपुर में, कहा हो रही है? बैरकपुर में। उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद सिपाही ऑफ द मेरठ रेजिमेंट, मेरठ रेजिमेंट के जो सिपाही थे ना, मेरठ रेजिमेंट के सिपाही ने भी आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया। मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई थी, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। कई कई ओल्ड बुक है उसमें आई थिंक 29 मार्च लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये चीज चेक करना है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई दी गई। मैंने कई सारे से यूट्यूबर्स भी देखे जो पढ़ा रहे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 29 मार्च लिखा हुआ है करके, ठीक है। तो आप अपनी बुक चेक कर लेना, पुरानी बुक में भी 29 मार्च है, लेकिन ये 8 अप्रैल याद रखना आपको, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी, ठीक। उसके कुछ दिन बाद जो मेरठ रेजिमेंट के जो सिपाही है उन्होंने आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो न्यू कार्ट्रिज है ना वो यूज हो रही थी आर्मी ड्रिल में, और वो कह रहे थे कि हम आर्मी ड्रिल जो है वो न्यू कार्ट्रिज का यूज करके नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा ये रूमर फैल रही थी कि उस न्यू कार्ट्रिज में काऊ और पिग का फैट था। और ये था इमीडिएट रीजन, ये इमीडिएट रीजन था, ये एक इमीडिएट रीजन था जिसके कारण सिपाही जो प्रोवोक हो गए और उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। तो जो न्यू कार्ट्रिज आई थी उसमें काऊ और पिग का फैट था, ये रूमर स्प्रेड हुई थी, और 85 सिपाही को डिसमिस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्मी ड्रिल में मना कर दिया कि हम न्यू कार्ट्रिज को यूज करके आर्मी ड्रिल नहीं करेंगे। तो उन्होंने जब ऑर्डर को डिसऑबे कर दिया, ऑर्डर फॉरने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो 85 सिपाही को सर्विस से डिसमिस कर दिया। 85 सिपाही को सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिसमिस कर दिया क्योंकि उन्होंने न्यू कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया, और उनको 10 साल की सजा सुना दी गई क्योंकि आपने ऑफिसर्स के ऑर्डर को डिसऑबे किया। और ये सारा इंसिडेंट हुआ था 9 मई को। 9 मई 1857 को मेरठ रेजिमेंट के सिपाही जो थे ना, मेरठ रेजिमेंट के सिपाही ने आर्मी ड्रिल में होने वाली न्यू कार्ट्रिज को यूज करने से मना किया, जिसके कारण 85 सिपाही को सर्विस से डिसमिस कर दिया और 10 साल की सजा सुना दी गई उनको, ठीक है। और ये सब हो रहा था 9 मई 1857 को। इंडियन सोल्जर क्या करेंगे? चुपचाप बैठेंगे? भैया हमें नौकरी से निकाल रहे हो और वो चुपचाप बैठ जाएंगे? नहीं। रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर ने क्या रिस्पॉन्स किया? 10th में, 9 मई को उनको अरेस्ट किया गया। 10th मई को जितने भी सिपाही थे ना वो सारे के सारे मेरठ जेल पहुंचे। क्या पहुंचे? मेरठ की जेल। 10 मई को सारे के सारे सिपाही मेरठ की जेल में पहुंचे, और जिन जिन 85 सिपाही को अरेस्ट करके रखा था, इंप्रिजन करके बैठा था, जेल में कैद करके बैठे थे, वो सारे सिपाही को रिलीज कर दिया। बीच में आने वाले जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे सबको मार दिया, जो भी बीच में आ रहा था सबको मार रहे थे। दे किल्ड एंड अटैक ब्रिटिश ऑफिसर एंड कैप्चर गन एंड एमिनेशन। क्या किया सर?
क्या रिस्पॉन्स दिया इंडियन सोल्जर ने मेरठ की जेल पर अटैक किया। मेरठ की जेल में 85 लोग जो अरेस्ट होकर बैठे हुए थे उनको रिलीज किया, और जितने ब्रिटिश ऑफिसर बीच में आते थे सब पे अटैक किया, सबको मार डाला, और जो जो हथियार मिलते थे, एम्यूनेशन जो जो मिलता था, गोला बारूद, गन, हथियार जो मिलता था सबको लूट रहे थे। और जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी, बिल्डिंग थी, चाहे पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ब्रिटिश प्रॉपर्टी और ब्रिटिश की जो बिल्डिंग थी सबको जला दी, और एक वॉर डिक्लेयर कर दिया फिरंगी के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? फिरंगी। अब यह फिरंगी मतलब व्हाइट ब्रिटिश पीपल, या ब्रिटिशर्स को बोला गया फिरंगी वर्ड, ठीक है। तो सर फिरंगी मतलब कौन? तो फिरंगी मतलब सर कपिल शर्मा की मूवी, नहीं वो भी उसी के ऊपर मूवी बनी है, लेकिन यहाँ फिरंगी की अगर बात करूँ, फिरंगी मतलब यहाँ ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। तो इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, इन पीपल्स के अगेंस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के पीपल्स के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? वॉर। किसने? इंडियन सिपाही ने। इंडियन सिपाही ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? उसके बाद सोल्जर वर डिटरमिन टू ब्रिंग एन इन टू देयर रूल इन द कंट्री। सोल्जर ने डिसाइड किया अब समय आ चुका है कंट्री से ब्रिटिश रूल को खत्म करने का। अब एक बात बताओ, अगर एक प्राइम मिनिस्टर को देश से हटा दो तो देश कौन चलाएगा? दूसरा प्राइम मिनिस्टर चलाएगा। वैसे ही अभी इंडिया को चला कौन रहा है? अभी इंडिया को चला रहा है कंपनी। कौन चला रहा है? कंपनी। नाम के लिए मुगल एम्पायर है, नाम के लिए मुगल एम्पायर, लेकिन कंपनी के आने से पहले कंट्री को कौन चलाता था? मुगल एम्पायर। सोल्जर ने डिसाइड किया कि हम कंपनी के रूल को खत्म करने वाले हैं। अब कंपनी चले जाएगी तो कंट्री को कौन चलाएगा? तो यहां बोला गया है हु वुड रूल द लैंड, हु वुड रूल द लैंड, कि हमारी कंट्री, हमारे टेरिटरी पर कौन रूल करेगा? सारे सोल्जर ने आंसर किया सर मुगल एम्पायर। पहले मुगल रूल करते थे, अभी भी मुगल रूल करेंगे, ठीक है। तो बहादुर शाह जाफर जो है ना, लास्ट मुगल एम्पायर, वो अब हमारे इंडिया पे, हमारी टेरिटरी पे रूल करेगा, और हम कंपनी के पूरे रूल को खत्म करने वाले हैं। और एक वॉर डिक्लेयर कर दी फिरंगीज के अगेंस्ट में, फिरंगीज ब्रिटिशर्स को बुला गया, ठीक है। ये सब कब हो रहा है? 10 मई को। अब उसके बाद सारे सिपाही पहुंचेंगे दिल्ली। कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली। अभी तक ये 10 मई को रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होगा, और ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होगा किस प्लेस से? मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट होगा? मेरठ से। मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली। तो मिड नाइट को सारे सिपाही निकलते 10 मई को मेरठ से, और ये सब पहुंच जाते दिल्ली अर्ली मॉर्निंग। दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली जो है ना वो इंडिया का कैपिटल है, और दिल्ली से पूरा देश चलता है। और दिल्ली पे है कौन? उस समय कैपिटल नहीं था दिल्ली, उस समय कलकत्ता था, ठीक है। दिल्ली 1960 के आसपास आई थिंक इंडिया कैपिटल बनता है। तो दिल्ली जो है ना वो मेन प्लेस था जहां से पूरे कंट्री को रूल किया जाता था, और दिल्ली में बैठा है मुगल एम्पायर बहादुर शाह जाफर। तो सारे के सारे जो सिपाही है वो दिल्ली पहुंचे। जैसे ही ये खबर पहुंची कि सर मेरठ के रेजिमेंट के सिपाही दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली रेजिमेंट के सिपाही ने भी रिबेल कर दिया। कहते ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही मेरठ के सिपाही ने जब रिबेल किया था, ये बात जब दिल्ली पहुंची कि सर मेरठ के जो रिबेल सिपाही है वो दिल्ली आ रहे, तो जो दिल्ली रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने भी रिबेल करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया। वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले गए, और उन्होंने भी ब्रिटिश ऑफिसर को मारना चालू कर दिया, हथियारों को लूटना चालू कर दिया, आर्म्स एंड एम्यूनेशन को सीज कर दिया, और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी सबको जला दिया। जो काम मेरठ के सिपाही ने मेरठ में किया था, और जैसे ही दिल्ली के सिपाही को पता लगा कि मेरठ के सिपाही भी दिल्ली में आ रहे, तो जो दिल्ली के जो सिपाही थे, दिल्ली रेजिमेंट के जो सिपाही थे, उन्होंने भी रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना चालू कर दिया, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, हथियारों को लूटना चालू कर दिया, हथियारों को लूट रहे थे, और जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी सबको जला दिया। और जितने भी सोल्जर थे ना वो रेड फोर्ट, लाल किले को घेर लिए। अब लाल किले में कौन था? मैंने आपको जो भी बताया डलहौजी और कैनिंग के बारे में बता रहा था, तभी मैंने बताया था कि सर यह देखो यहाँ पे होगा, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि सर ये गवर्नर जनरल डलहौजी जो है ना, गवर्नर जनरल डलहौजी, उसने क्या बोला था कि जो बहादुर शाह जाफर है उसके डेथ के बाद रेड फोर्ट से उसके परिवार को हटा दिया जाएगा, यानी रेड फोर्ट पर बहादुर शाह जाफर अभी रहता है। तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं गलत चीजें हो रही है। अब वो भी इस डिमांड को एक्सेप्ट करेगा, वो भी जब रिवॉल्ट करके सिपाही उसके पास आएंगे तो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर लेगा, क्योंकि उसके साथ भी कहीं ना कहीं बुरा हो रहा है। उसके जो मुगल किंग जो है उसका नाम कॉइन से हटा दिया जाए, तो मुगलों के साथ भी कहीं ना कहीं बुरा हो रहा है। यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं उनका भी नाम खत्म करने की कोशिश कर रही है, उनकी भी पावर को रिड्यूस कर रही है। तो मुगल किंग भी कहीं ना कहीं रिवॉल्ट में ज्वाइन होने की कोशिश करेगा। अब होता है नहीं होता है अभी हम आगे देखते ही है, ठीक है। ठीक है, तो सोल्जर जो है, सोल्जर गैदर अराउंड द वॉल ऑफ रेड फोर्ट वेयर द बादशाह रिव डिमांडिंग टू मीट हिम। तो सारे जो सोल्जर थे, मेरठ के सोल्जर, दिल्ली के रेजिमेंट के सारे के सारे सोल्जर रेड फोर्ट पर इकट्ठे हुए, चारों ओर से लाल किले को घेर लिया और डिमांड करने लगी कि भैया हमें बादशाह से मिलना है, जो बहादुर शाह जाफर है उससे हमें मिलना है। एम्पेरर वॉज नॉट क्विट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर परसिस्टेड। अब जो बहादुर शाह जाफर था ना, वो नहीं चाहता था कि भैया मैं इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करूं। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि जो माइटी ब्रिटिश पावर है ना, यानी इतना बड़ा पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर है, उससे मैं टकरा जाऊं।
या उसके साथ रिवोल्ट कर लो या उसके अगेंस्ट में चला जाओ, क्योंकि बहादुर शाह जफर के पास समझ में आ रही थी कि ये सोल्जर है और सोल्जर के साथ अगर मैं पार्टिसिपेट कर भी लूँ तो मेरे पास इतनी पावर नहीं है, और मुगल एम्पायर उस समय इतना बड़ा नहीं था, यानी कोलैप्स हो रहा था मुगल एम्पायर। जब कोलैप्स हो रहा था तो दिल्ली में ही बहादुर शाह जफर था और उसकी पावर बहुत कम थी। तो उसे ये बात पता था कि ना मैं कुछ हूँ ना ये सोल्जर कुछ है, और इतने माइटी यानी पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने में कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन वो ना नहीं कर पाया, सोल्जर ने उसको परसिवेट किया, उसको समझा, उसको फोर्स किया, और फाइनली बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम किया कि भैया ये हमारा लीडर है। हम जो देखो किसी भी टीम में कैप्टन होता है, बिना कैप्टन की टीम तो होती नहीं है। उसी तरीके से जो सिपाही रिवॉल्ट करे ना, ये रिवॉल्ट करने वाले सिपाही जब लाल किले को घेर लिए और बहादुर शाह जफर से डिमांड की कि आप रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करो, तो इन सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना दिया कि हम जो सिपाही है, ये जो रिवॉल्ट कर रहे हैं, इस रिवॉल्ट का लीडर है बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर। अब बहादुर शाह जफर अनविलिंग, वो नहीं चाहते थे वो माइटी ब्रिटिश पावर को चैलेंज करे, इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करे, लेकिन सोल्जर ने उन्हें परसिस्टेट किया, उन्हें समझा, उन्हें फोर्स किया और उन्हें डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया कि बहादुर शाह जफर हमारा लीडर है। बहादुर शाह जफर क्या हमारा लीडर है करके, ठीक है। व्हाट डिड एम्पेरर डू? एम्पेरर ने क्या किया, बहादुर शाह जफर ने क्या किया? जब सोल्जर ने बोला कि बहादुर शाह जफर हमारा लीडर है, तो बहादुर शाह जफर ने क्या किया? बहादुर शाह जफर ने क्या किया? व्हाट डिड एम्पेरर डू? तो यह बोला गया बहादुर शाह जफर ने डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। उसने भी सोचा यार एक तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी वैसे भी कोई कुछ सालों बाद डेथ हो जाएगी, क्यों ना रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर लूं, एटलीस्ट नाम बना रहेगा, हिस्ट्री में नाम बना रहेगा, 8th क्लास के बच्चे मेरे बारे में भी पढ़ ही लेंगे, ठीक है। वैसे भी ये लोग रेड फॉल्ट से मुझे निकालने ही वाले, मेरे परिवार को निकालने ही वाले, ठीक है। सिक्कों से नाम तो हटा ही दिया इन लोगों ने। तो बहादुर शाह जफर ने भी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने इंडिया में जितने भी चीफ थे, रूलर थे, सबको लेटर लिखा और उन्होंने बोला देखो ये समय आ चुका है, हम सारे रूलर्स को एक साथ आकर किसके अगेंस्ट में फाइट करना है? ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करना है। तो ही रोट अ लेटर टू ऑल द चीफ एंड रूलर ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिशर। उन्होंने, बहादुर शाह जफर ने इंडिया के सारे रूलर्स और इंडिया के सारे चीफ जो उसके अंडर में रहते थे, ठीक है, ये आप जो ना भी उनके अंडर में थे, उन सारे लोगों को लेटर लिखा और उन्हें बोला अब समय आ चुका है हम सबको सामने आने का मतलब क्या है? छाती दिखा के सामने आने का और ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ने का। हम सब साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ेंगे, ठीक है, इंडिया के लिए, देश के लिए। अब ब्रिटिश की एक्सपेक्टेशन क्या थी? ब्रिटिश ने ये सोचा भी नहीं था। आप ये सोचो ना कि सर इतना ज्यादा उत्पात अगर सिपाही मचा रहे, ब्रिटिश तो बहुत पावरफुल है, ब्रिटिश क्या कर रहे थे? अगर इतना ज्यादा उत्पात अगर सिपाही मचा रहे, इतना रिवॉल्ट हो रहे, ब्रिटिशर्स पे अटैक कर रहे, गवर्नमेंट बिल्डिंग को जला रहे, ठीक है, फायर लगा रहे, उसके अलावा लोगों को किल कर रहे, यानी ब्रिटिश ऑफिसर को किल कर रहे, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे? एक्सपेक्टेशन जो थी ना, ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा करके, वो ये सोच भी नहीं रहे थे। ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। वो ये सोच रहे थे कि इतना जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये जो उथल पुथल हो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कार्ट्रेज के इश्यूज के कारण हो रही है कि कार्ट्रेज में काऊ और पिग का फैट मिलाया गया, इसलिए जो सिपाही है वो खुश नहीं है, उनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गया, मुस्लिम का पिग के कारण, हिंदुओं का काऊ के कारण। तो जो ब्रिटिशर्स है वो ये सोच रहे थे कि ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कार्ट्रेज इश्यूज के कारण हो रहा है, और कार्ट्रेज इश्यू एक बार खत्म हो गया तो डिस्टर्बेंस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब बहादुर शाह जफर जैसा मुगल एम्पायर इस रिवॉल्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बहादुर शाह जफर चेंज द इंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। कि ये जो रिवॉल्ट है, उन्हें ये लग रहा था कि रिवॉल्ट सिपाही कर रहे हैं, और सिपाही रिवॉल्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्ट्रेज इशू है। लेकिन इस रिवॉल्ट में जब बहादुर शाह जफर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पूरी की पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic. It gives them courage, hope and confidence to that. अब जब लोग ये देखते थे कि यार सही, कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स हो रहा है, और पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करके एक दूसरा ऑप्शन चूज करने का, चाहे वो मुगल एम्पायर का हो, चाहे किसी का रूल का हो, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे, बहुत ज्यादा जोश आता था, और उन्हें इस बात की करेज मिलती थी, इस बात का कॉन्फिडेंस था, इस बात की उम्मीद थी कि सर हम जो है ब्रिटिश एम्पायर को, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर सकते हैं। और यह पॉसिबिलिटी है, थोड़ी ही सही, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ब्रिटिश एम्पायर के खत्म होने की। और एक बार ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो जाएगा, ना पीजेंट को हेवी टैक्सेस देना पड़ेगा, ना ही ट्राइबल को जंगल छोड़ना पड़ेगा, और ना ही सब्सिडाइज अलायंस या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में पॉसिबिलिटी दिख रही थी, और ये पॉसिबिलिटी उन्हें इंस्पायर कर रही थी, ये पॉसिबिलिटी उनके अंदर उम्मीद दिखा रही थी। इसलिए बहादुर शाह जफर ने भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, सिपाही ने भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया,
किया और हर सोशल ग्रुप ने, हर किसी ने पार्टिसिपेट किया और हर कोई यही सोच रहे थे कि भैया हर किसी का बदला लेंगे। जो जो ब्रिटिशर्स ने बुरा किया, चाहे ट्राइबल के साथ, फॉरेस्ट ट्राइबल के साथ, पीजेंट के साथ, जमींदारों के साथ, सिपाही या फिर नवाब या फिर जमींदार के साथ या फिर किसी के भी साथ हो, जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने बुरा किया ना, सबका बदला लेगी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेंगे। जिन जिन लोगों के साथ ब्रिटिशर्स ने बुरा बर्ताव किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, अत्याचार किए, सबके अत्याचारों का बदला सिपाही लेंगे। ठीक है, सिपाही भी लाइक कि भैया सबका बदला लेंगे हम लोग अभी। ठीक है, द अपराइजिंग स्पिरिट, अब जो अपराइजिंग, ये जो रिवॉल्ट है वो फैल रहा था। ठीक है, अपराइजिंग स्पिरिट, रेजिमेंट ऑफ द रेजिमेंट म्यूटिनी एंड टूक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट। कि सर एक के बाद एक, पहले मेरठ के रेजिमेंट, मेरठ रेजिमेंट के सिपाही ने रिबेल कर दिया, दिल्ली रेजिमेंट के सिपाही ने रिबेल कर दिया। तो हर रेजिमेंट, एक के बाद एक, हर रेजिमेंट के जो सिपाही थे ना वो म्यूटिनी कर रहे थे, वो रिबेल कर रहे थे और बाकी अदर ट्रूप्स को, बाकी अदर सिपाही को ज्वाइन कर रहे थे, चाहे वो दिल्ली के हो, कानपुर के हो, लखनऊ। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ये नोडल पॉइंट, ये मेन सेंटर थे जहां से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेज, सिपाही तो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर ही रहे, हर रेजिमेंट एक के बाद एक, हर रेजिमेंट के सिपाही इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन सिपाही के अलावा टाउन और विलेज में जमींदार, चीफ, लोकल लीडर, पीसेंट, ये सब लोग भी रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, और ये जो है वो ब्रिटिश ऑथोरिटीज के अगेंस्ट में फाइट करना चाहते थे, टू एस्टैब्लिश देयर ऑथोरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करना चाहते थे और अपनी ऑथोरिटीज को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। खाली सिपाही ही रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, ये जो एक मेरठ, दिल्ली रेजिमेंट के सिपाही रिवोल्ट कर रहे, इनके अलावा भी टाउन और विलेज के जो पीपल है वो भी रिवोल्ट कर रहे थे। जमींदार हो, फार्मर हो, पीजेंट हो, हर कोई इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था और हर कोई अपनी ऑथोरिटीज को, यानी गवर्नमेंट, यानी इंडियन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहते थे और ब्रिटिश ऑथोरिटीज के अगेंस्ट में जाना चाहते थे। ठीक है, अब कानपुर में रिवोल्ट किसने किया? तो कानपुर में थे नाना साहब। आपको ये सारी चीजें याद रखना, कानपुर में किसने किया, लखनऊ में कौन था, झांसी में कौन था, मंडला में कौन था। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें याद रखिए। अपराइजिंग स्प्रेड, अब ये जो रिवोल्ट है स्प्रेड हो रहा है, या बोला गया सर कानपुर में थे नाना साहब। कानपुर में कौन थे? नाना साहब। ही वॉज द अडोप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव, ये पेशवा बाजीराव के अडोप्टेड सन थे। हमने इसको भी, इनको भी स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ लिया। ठीक है, तो नाना साहब जो थे ना वो कानपुर में थे और ये पेशवा बाजीराव के एडोप्टेड सन थे जो कानपुर में रहते थे। इन्होंने भी आर्म फोर्स को इकट्ठा किया, एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। तो ब्रिटिश के जो लोग थे उनको शहरों से बाहर निकाल दिया और अपनी खुद की आर्म फोर्स बनाई और उन्होंने अपने आप को गवर्नर बनाया और बोला कि हम जो है बहादुर शाह जाफर के अंडर में रहेंगे, यानी उन्होंने बहादुर शाह जाफर के सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया। कानपुर के जो नाना साहब थे उन्होंने बोला कि अब जो है, अब हम भी रिवॉल्ट करेंगे। उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में कूद गए क्योंकि भैया ब्रिटिश उनके साथ भी बुरा कर रही थी, उनको पेंशन नहीं दे रही थी। ठीक है, क्योंकि वो अडोप्टेड सन थे। ठीक है, उन्होंने भी अपनी आर्म फोर्स, हथियारों से बनी हुई फोर्स को इकट्ठा किया और ब्रिटिश के लोगों को शहरों से बाहर निकाला और उन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को गवर्नर भी डिक्लेयर कर दिया। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज ए गवर्नर। अब इस पूरे एरिया का, कानपुर का, मैं गवर्नर हूं और मैं किसके अंडर में रहूंगा? बहादुर शाह जाफर के अंडर में रहूंगा। तो कानपुर में अलग रिवॉल्ट चल रहा है कंपनीज के अगेंस्ट में। इन लखनऊ ब्रिजिस कादर, ब्रिजिस कादर कौन था? तो सर ब्रिजिस कादर जो है ना वाजिद अली शाह का लड़का था और वाजिद अली शाह कौन थे? लखनऊ के नवाब थे, लेकिन ही वॉज द सन ऑफ डिपोज नवाब। वाजिद अली शाह जो नवाब थे ना उनको डिपोज कर दिया गया था, उनको नवाब की पोस्ट से हटा दिया था कंपनी ने, जिसके कारण ये जो ब्रिजिस कादर थे वो खुश नहीं था। ठीक है, ही वॉज प्रोक्लेम द न्यू नवाब, उसने अपने आप को नया नवाब बना दिया और उसने भी बहादुर शाह जाफर की सजरनिटी यानी उसके सबॉर्डिनेट में रहना पसंद किया और बोला कि भैया मैं बहादुर शाह जाफर के अंडर में रहकर कंपनी के अगेंस्ट में फाइट करूंगा। और ब्रिज कादिर, उसकी जो माँ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी अपराइजिंग किया किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में। कानपुर में नाना साहब अपराइजिंग कर रहे, लखनऊ में ब्रिज कादिर, उसकी मदर जो है बेगम हजरत महल, ये रिवोल्ट कर रहे। और ब्रिजिस कादिर के फादर का नाम क्या था? वाजिद अली शाह, जो नवाब थे लखनऊ के। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई ने भी जो रिबेल सिपाही थे उनको ज्वाइन किया और साथ ही साथ तात्या तोपे की मदद से उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई की। तो रिबेल सिपाही और ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करने में, रिबेल सिपाही को सपोर्ट करने में और ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करने में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, झांसी वाले एरिया में। उसके बाद इन मंडला रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़, शी राइज लीड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। तो रानी अवंतीबाई लोधी ने भी 4000 सैनिकों के साथ मिलकर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में आवाज उठाई, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में रिबेल कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, क्यों? ताकि अपने स्टेट के हु हैड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट, वो चाहती थी कि उसका स्टेट उसको मिल जाए। तो कंपनी भी, ठीक है,
इन मंडला रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़। तो मंडला में जो है ना रानी अवंतीबाई लोधी थी, उन्होंने भी अपनी 4000 आर्म फोर्स के साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिया। तो मंडला में रानी अवंतीबाई लोधी रिवॉल्ट कर रही है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे है, ठीक है, लखनऊ में बिरजिस कादर है, उसके अलावा कानपुर में नाना साहब है। तो ये अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रहे हैं। स्टैंड ऑफ ब्रिटिश रूल कि सर इतने सारे जो रिवॉल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में हो रहे हैं, तो क्या ब्रिटिशर्स चुपचाप बैठे हुए? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप बैठे कुछ नहीं कर दिया? अगर पीपल उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रहे, सिपाही उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रहे, नवाब और जमींदार उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रहे, तो क्या ये जो ब्रिटिशर्स है इतनी पावरफुल, इतना माइटी जो एम्पायर है, ये चुपचाप बैठा हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप बैठा हुआ है? तो यहाँ ये बोला गया है कि सर देखो, नंबर ऑफ बैटल में वो लोग हार रहे थे, कई ऐसे बैटल्स हो रहे होंगे, कानपुर में हो रहे होंगे, दिल्ली में हो रहे होंगे, लखनऊ में हो रहे होंगे, तो ये जो बैटल्स हो रही है पीपल और कंपनी के बीच में, सिपाही और कंपनी के बीच में, ऐसे कई सारे बैटल्स में कंपनी हार रही थी, ठीक है। अब जब इमेजिन करो एक टीम है आयरलैंड, आयरलैंड एक क्रिकेट टीम है, उसने अगर ऑस्ट्रिया को हरा दिया ना, तो आयरलैंड का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। आयरलैंड को ये लगने लग जाएगा कि हम वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं करके, होता है ना वैसा। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसे कई सारे छोटे मोटे बैटल सिपाही इंडियन पीपल जीत रहे थे ना, तो इस बात से वो कन्वेंस हो गए कि हम ब्रिटिश रूल को कोलैप्स कर सकते हैं और ब्रिटिश रूल इंडिया में कोलैप्स हो सकता है। तो ऐसे छोटे मोटे बैटल्स की विक्ट्री से जो सिपाही थे, जो पीपल थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक करेज डेवलप हो रहा था कि हम भी ब्रिटिश एम्पायर को कोलैप्स कर सकते हैं और इंडिया में ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो सकता है। तो इससे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिल रही थी, उन लोगों को भी जिन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कि हम ब्रिटिश को आराम से हरा सकते हैं। इससे लोग और ज्यादा कन्विंस हो रहे थे, ठीक है। 6 अगस्त 1857 को 6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम भेजा गया लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर ने। टिटलर क्या कौन थे? तो टिटलर लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा और उस टेलीग्राम में वो बताते कि सर ब्रिटिशर्स किस तरीके से डरे हुए हैं। ये टेलीग्राम बताता है कि किस तरीके से ब्रिटिश का डर है और ब्रिटिश किस तरीके से डरे हुए हैं। क्या कहते हैं टेलीग्राम? तो वो जो टिटलर है, कौन, जो लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर है, वो कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजे और टेलीग्राम में क्या लिखा है? आवर मैन आर कॉट बाय द नंबर अपोज टू देम एंड द इनलेस फाइटिंग। सर हमारे जो आदमी है ना, वो डरे हुए, घबराए हुए और हर जगह जो है ना हमारे अगेंस्ट में लोग अपोज कर रहे हैं, हर जगह लोग हमें अपोज कर रहे हैं और ऐसी कई सारी लड़ाइयाँ होते जा रही है। लड़ाइयाँ रुक ही नहीं रही है, हर जगह फाइटिंग हो रही, हर जगह ये लड़ाइयाँ हो रही और जिस एरिया में भी जा रहे हैं वहां के लोग हमें अपोज कर रहे हैं। इवन द पूरा का पूरा विलेज हो या पूरे के पूरे जमींदार हो, सब के सब हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं, सब के सब हमें अपोज कर रहे हैं और हर जगह सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई हो रही है और लड़ाई जो है इंडलेस फाइटिंग है, लड़ाइयाँ रुक ही नहीं रही है, ठीक है। अब कई सारे लोगों ने, अब जब मैंने बात की रानी लक्ष्मीबाई की, बीच कादिर की या मंडला में रानी अवंतीबाई की, इनके अलावा भी कई लोगों ने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। जैसे यहाँ बोला गया अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह कौन थे? एक मौलवी थे, ठीक है, रिलीजियस लीडर थे, मौलवी थे फैजाबाद के। इन्होंने भी लोगों को कन्विंस किया कि जो ब्रिटिश रूल है ना वो खत्म होने वाला है, ब्रिटिश रूल जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और ये भी खुद लखनऊ पहुंच गए ब्रिटिश से लड़ने के लिए। कौन? अहमदुल्ला शाह थे, एक मौलवी थे। यानी ये जो रिवॉल्ट था सिर्फ सिपाही से लिमिटेड नहीं था कि सिपाही ने पार्टिसिपेट किया, पीजियन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, नवाब भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, मुगल भी कर रहे थे, जमींदार और कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। बख्त खान एक बरेली का सोल्जर था, ये भी एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर बना था इस रिवॉल्ट के टाइम पीरियड में। बख्त खान जो एक सोल्जर थे बरेली के, वो भी एक इंपॉर्टेंट की मिलिट्री लीडर बने थे अपराइजिंग के, रिवॉल्ट के। उसके अलावा बिहार में कुंवर सिंह, कुंवर सिंह कौन थे? जमींदार थे। तो बिहार के जो जमींदार थे कुंवर सिंह, इन्होंने भी रिबेल सिपाही को, जिन सिपाही ने रिवॉल्ट किया था उनको ज्वाइन किया ब्रिटिश के अगेंस्ट में। इन्होंने भी फाइट किया कई महीनों तक। अब कंपनी जो है ना चुप नहीं बैठेगी, कंपनी फाइट बैक करेगी, कंपनी बदला लेगी। कंपनी बोलेगी बताएगी बेटा तुमको, आपने जितना हमारे अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, फाइट किया, रिवॉल्ट किया, सबका बदला लेगी। तो कंपनी भी फाइट बैक करेगी। कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विथ ऑल इट्स माइट। कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी जो रिवॉल्ट हो रहा है ना, इस पूरे रिवॉल्ट को हम क्या करेंगे? रिप्रेस करके दबाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। इस रिवॉल्ट को रिप्रेस करने में, इस रिवॉल्ट को क्रश करने में, तहस नहस करने में हम पूरी अपनी ताकत लगा देंगे, सारी पावर यूज करेंगे। और यहाँ के सिपाही तो हमारे अगेंस्ट में चले गए, तो कंपनी ने इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट बुलाए, ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड एंड मूव टू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ रिवॉल्ट। उन्होंने इंग्लैंड से आर्मी बुलाई, इंग्लैंड से फोर्सेस बुलाई और उस जगह पे गए जो मेन सेंटर था रिवॉल्ट का, जैसे मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ, कानपुर, यहाँ पे इंग्लैंड से सिपाहियों को बुलाया गया और उन्हें वहां भेजा गया, ठीक है। सितंबर 1857 में क्या बोला गया? मूव टू द स्टॉर्म सेंटर, वो एरिया जहां पे सबसे ज्यादा रिवॉल्ट हो रहा था, सबसे ज्यादा अनकंट्रोलेबल एरिया बन गया था ब्रिटिश के लिए, उस एरिया पे पहुंच गए। 10 मई को 1857 को रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ मेरठ, ठीक है। 10 मई के बाद 11 मई को जो सिपाही है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और 11 मई को, अगस्त
मई के बाद क्या आएगा, मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 3 मंथ उनके बाद दिल्ली रहा है। सितंबर 1857 में दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया जाएगा। यानी 11 मई को सिपाही जो है दिल्ली पर अटैक करते हैं और सितंबर 1857 को दिल्ली को वापस से रिकैप्चर कर लिया जाएगा रिबेल फोर्सेस, यानी दिल्ली को जीत लिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो जो रिबेल फोर्सेस है उनसे दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, छीन लिया गया। और जो दिल्ली में जो मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर, उसको पकड़ा, उसको जेल में डाल दिया, कोर्ट में उसकी ट्रायल चला और उसको और उसकी वाइफ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई, उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और दोनों को बहादुर शाह जफर और उनके जो वाइफ थे उनको रंगून का है बर्मा, और बर्मा को आज क्या कहते हैं, म्यांमार का, आई गेस इफ मैं अगर गलत नहीं हूं तो म्यांमार का शायद कैपिटल है रंगून। तो रंगून की जेल में, यानी इंडिया से दूर भेज दिया गया, किसको, बहादुर शाह जफर को, उनकी वाइफ को रंगून की जेल में भेज दिया गया और बहादुर शाह जफर की उसी जेल में 1862 में डेथ हो गई। तो इस तरीके से कंपनी ने फाइट बैक किया। कंपनी ने इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट फोर्स बुलाई और वो एरिया जहां से रिवोल्ट हुआ उस एरिया में भेज दिया गया। सितंबर 1857 में रिबेल फोर्सेस से दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया। जो मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, उनको अरेस्ट करके उम्र कैद के लिए जेल में डाल दिया गया और जेल में उनकी डेथ हो गई 1862 में। इस तरीके से दिल्ली जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, उसके बाद अब बट इट डिड नॉट मीन दैट द अपराइजिंग डाई डाउन आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली। लेकिन ये चीज याद रखना, दिल्ली को जब कंपनी ने रिकैप्चर कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि रिवॉल्ट जो है खत्म हो गया, नहीं, रिवॉल्ट अभी भी चल रहा है। कानपुर बचा हुआ है, लखनऊ बचा हुआ है, उसके अलावा कई मेरठ वगैरह बचा हुआ है, कई ऐसे प्लेसेस बचे हुए हैं। 2 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएगी कंपनी को इस पूरे रिवॉल्ट को खत्म करने में। ठीक है, तो याद रखना कि इट डिड नॉट मीन दैट द अपराइजिंग डाई डाउन आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद ये जो रिवॉल्ट है खत्म नहीं हुआ। ठीक है, द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 ईयर, 2 साल तक ब्रिटिश को लड़ना पड़ा, 2 साल तक सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। ये जो इतना बड़ा पॉपुलर रिबेलियन हुआ, रिवॉल्ट हुआ, इसको सप्रेस करने में ब्रिटिश को 2 साल लग गए। ठीक है, तो दिल्ली तो चला गया, अब बारी है लखनऊ और झांसी की। तो मार्च 1858 में लखनऊ को भी छीन लिया गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की भी डेथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा दिया गया, उन्हें भी मार दिया गया। इस तरीके से लखनऊ और झांसी भी कंपनी के कंट्रोल में आ गया। उसके अलावा रानी अवंतीबाई और तात्या तोपे की भी डेथ हो गई। रानी अवंतीबाई ने खुद अपने आप को मारा। रानी अवंतीबाई चूज टू इम्ब्रेस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड। रानी अवंतीबाई ने क्या किया था, अपनी 4000 आर्मी को लेकर, 4000 के सैनिक को लेकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट किया था, बैटल में कूद गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चारों ओर से रानी अवंतीबाई को जब चारों ओर से ब्रिटिश ने घेर लिया था, तो उन्होंने अपने आप की खुद की जान ले ली। ठीक है, तो चूज टू इम्ब्रेस डेट व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड। उसके अलावा तात्या तोपे ने फाइट लड़ना कंटिन्यू किया। वो सेंट्रल इंडिया के जंगलों में चले गए, वहां पे गुरिल्ला वॉर कर रहे थे विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल। तो तात्या तोपे जो थे उन्होंने लड़ाई चालू रखी, गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर गुरिल्ला फेंक रहे, नहीं, वो छापा मार युद्ध जिसे कहते हैं, हम छुपके से अटैक कर रहे हैं। तो जंगलों में जाके छुपके से रात के टाइम पे ब्रिटिश पर अटैक करते थे, लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ ट्राइबल के सपोर्ट के थ्रू। लेकिन उन्हें भी बाद में अरेस्ट कर लिया, उन्हें भी पकड़ा गया। ही वॉज कैप्चर एंड 1859 में उनकी भी डेथ हो गई। तो इस तरीके से बहादुर शाह जफर को भी अरेस्ट कर लिया गया, रानी लक्ष्मीबाई की भी डेथ हो गई, रानी अवंतीबाई, तात्या तोपे, इन सबकी डेथ हो गई। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। ब्रिटिश ने, देखो, रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट में पीपल ब्रिटिश के अगेंस्ट में चले गए, लेकिन ब्रिटिश ने हर वो कोशिश की जिसके थ्रू पीपल की लॉयल्टी को जीत सके या पीपल की जो वफादारी है उसको वापस ला सके, कि पीपल पहले जैसे मेरे लिए लॉयल हो जाए। उसके लिए ब्रिटिश ने बहुत सारे एफर्ट किए। जैसे यहाँ बोला गया, उन्होंने रिवॉर्ड देना चालू कर दिया। दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर द लॉयर लैंड होल्डर। अब ये लॉयर और लैंड जो है ना, ये अलग अलग वर्ड है, पता नहीं, मैंने शायद एक ही इसमें कर दिया। ठीक है, तो दे अनाउंस, कंपनी ने रिवॉर्ड अनाउंस किया। उन्होंने बोला कि जो भी लैंड होल्डर हमारे लिए वफादार रहा, जिसने रिवॉर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया ना, हम उसको इनाम देंगे। ठीक है, उसको रिवॉर्ड देंगे, बख्शिश देंगे। और साथ ही साथ ये बोला गया कि दे अलाउ टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड। जिस लैंड होल्डर ने हमारे लिए लॉयल्टी रखी, जिसने बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अपने ट्रेडिशनल राइट लैंड पर एंजॉय कर सकता है। वो अपनी लैंड पर अपना हक जता सकता है, वो अपनी लैंड पर एग्रीकल्चर कर सकता है, उसकी लैंड को हम छीनेंगे नहीं। लेकिन जिसने हमारे साथ डिसलॉयल्टी की हो, जिसने रिबेल किया हो, रिबेल का साथ दिया हो, सिपाही का साथ दिया, हम उनकी लैंड छीन लेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया था, जो हमारे लिए लॉयर था, ताकि लोगों की लॉयल्टी उनके लिए बनी रहे, इसलिए उन्होंने बोला कि जिन जिन लैंड होल्डर ने हमारे लॉयर रहे, उनके ट्रेडिशनल राइट बने रहेगी, वो अपने ट्रेडिशनल राइट को एंजॉय कर सकते हैं, हम उनकी लैंड को नहीं छीनेंगे। उसके अलावा इफ रिबेल हैड नॉट किड एनी वाइट पीपल, यदि आपने रिवॉल्ट किया चलेगा,
आपने सिपाही का साथ दिया चलेगा, लेकिन अगर आपने किसी ब्रिटिशर्स का, व्हाइट पीपल मतलब गोरे लोग मतलब ब्रिटिशर्स की बात हो रही, यदि किसी भी रिबेल पर्सन ने किसी व्हाइट पीपल को नहीं मारा है तो भी उसके राइट और उसके क्लेम जो है ना वो डिनाई नहीं किए जाएंगे। वो अपनी लैंड पर राइट कर सकता है, अपनी लैंड पे अपने राइट जता सकता है, अपना हक जता सकता है, उसके राइट को, उसके क्लेम को डिनाई नहीं किया जाएगा यदि उस रिबेल पर्सन ने व्हाइट पीपल को नहीं मारा हो तो, ठीक है। लेकिन फिर भी कई संख्या में कई सौ लोगों को मार दिया, कई सिपाही को फांसी पर लटका दिया, कई रिबेल्स को, कई नवाब को, कई लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के आफ्टर मैथ, सर रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट के बाद हुआ क्या, आफ्टर द 1857 क्या सिचुएशन है, ठीक है। आफ्टर द 1857 इंडिया में क्या सिचुएशन है, तो यह बोला गया फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश आफ्टर दैट, कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद कई ऐसे चेंजेस है, बताइए बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। अगर आप कल को किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो या एग्जाम भी दोगे ना 8th क्लास की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि सर 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया में क्या सिचुएशन आएगी। तो ये चेंजेस है। पहला, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में लॉ पास कर दिया और उन्होंने बोला जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर है वो ब्रिटिश क्राउन को मिलेगी। यानी इंडिया 1757 के बैटल ऑफ प्लेसी से 1857 तक, इन 100 सालों तक इंडिया पे एक कंपनी ने रूल किया था बेटा। कोई गवर्नमेंट हमारे देश को नहीं चला रही थी। जैसे हमारे देश में कई सारी कंपनियां, टाटा, रिलायंस, बिरला, अशोक लेलैंड, महेंद्र, ऐसे कई सारी कंपनियां ना, वैसी एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी ने हमें गुलाम बनाया था। यानी 100 साल तक 1757 से लेके 1857 तक इंडिया में कंपनी रूल करती थी, कोई देश नहीं चलता था। तो कंपनी की जो पावर है वो कंपनी की पावर गवर्नमेंट को दे दी, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उसको पावर दे दी। क्या बोला गया कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद इन ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसने एक, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन को मिलेगी, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है उसको पावर मिलेगी, ठीक है। और अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब जो ब्रिटिश कैबिनेट है ना, जो अब जैसे ये इंडिया है और ये इंग्लैंड है सपोज, और इंग्लैंड में ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है, आप जब 10th क्लास में होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां से एक लॉ बनाया गया इंडिया के लिए और ये बोला गया कि जैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट में जो कैबिनेट है ना, उन कैबिनेट में एक मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया। तो ब्रिटिश कैबिनेट में एक मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया इंडिया के लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होगा, ये जो ब्रिटिश कैबिनेट होगा, ये जो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश कैबिनेट होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, उनमें से जो एक मेंबर होगा इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला गया। और इसको बोला गया तुम्हारी जिम्मेदारी है इंडिया के अफेयर्स संभालने की, तुम्हारी जिम्मेदारी इंडिया में पॉलिसीज बनाने की, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, लॉ सब लाने की, तुम्हारी जिम्मेदारी है इंडिया में इंडिया को रूल करने की। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, इसका काम होगा इंडिया को चलाने का। और ये कौन है, कैबिनेट मेंबर है। तो ब्रिटेन कैबिनेट में एक मेंबर है कैबिनेट का और इस कैबिनेट मेंबर की पोस्ट है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, किसका, इंडिया का। तो इसका काम होगा इंडिया में रूल करना। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ में ब्रिटेन को चला, इंडिया को चलाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो पहले गवर्नर जनरल, देखो मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था और रिवॉल्ट ऑफ 1857 के समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी ना, उसको चेंज करके वाइसरॉय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वाइसरॉय। वाइसरॉय कौन होता था, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। पूरे इंडिया के लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम को देखना हो तो वाइसरॉय। और ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक व्यक्ति होता है ब्रिटेन पार्लियामेंट में, जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका काम है पूरे इंडिया को देखरेख करना और इंडिया के बारे में सारी चीजें कैसी चल रही, क्या चल रही, वो ये वाइसरॉय डिसाइड करेगा, ये देखेगा और वाइसरॉय को बताएगा, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट को अपॉइंट किया गया ब्रिटेन कैबिनेट में। उसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइटल था उसको चेंज करके वाइसरॉय बना दिया गया। तो 1857 के बाद से आप ये नहीं बोलोगे कि सर ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आप बोलोगे ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो कौन था इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल, और जो इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल होगा ना, वही इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय बनेगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए। उसके बाद तो इन सारे मेजर के थ्रू, इन सारे स्टेप के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को रूल करने की। यानी इसके पहले इंडिया को रूल करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इंडिया डायरेक्ट जो है ना ब्रिटेन के अंडर में आ गया। किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिश के अंडर में आ गया। तो इन स्टेप्स के थ्रू, इन मेजर के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जिम्मेदारी ली इंडिया को रूल करने की। ये आफ्टर 1857 हुआ, ठीक है।
दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, इंडिया में जितने भी चीफ नवाब रूलर ये रूल करते थे ना, इनकी टेरिटरी को हम फ्यूचर में कभी भी एनेक्स नहीं करेंगे। सब्सिडारी अलायंस क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका नहीं, सब्सिडारी अलायंस क्या कहता था, सब्सिडारी अलायंस कहता था कि अगर राजा के पास राजा की अपनी फोर्स नहीं होगी और जो किंग होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी की आर्मी होगी, और कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा, और जिस दिन कंपनी को पेमेंट मिलना बंद हो जाएगा कंपनी टेरिटरी को ऑक्युपाइड कर लेगी। इस तरीके से राजा के आप एरिया को छीन लोगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहता था कि अगर राजा की नेचुरल सन नहीं है, उसका अपना खुद का लड़का नहीं है, तो उसका जो किंगडम होगा वो कंपनी में एनेक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ ये बोला गया कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद कंपनी ने एश्योरेंस दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी कि इंडिया में, कंट्री में जितने भी रूलिंग चीफ है, इंडिया में जितने भी नवाब है, रूलर्स है, उनकी टेरिटरी को हम फ्यूचर में कभी भी मिलाएंगे नहीं। और जितनी भी पॉलिसीज थे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, सब्सिडारी अलायंस, इन सबको खत्म कर दिया, ठीक है। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हायर इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। इवन आप अपने किंगडम को अपने किसी भी वंशज के लिए पास कर सकते हो। आज आप इस मान के लो कोई एक एरिया है, सपोज एक एरिया है अवध, अब अवध पर अगर ये राजा रूल कर रहा है और राजा को कोई लड़का नहीं है, तो अपने एडॉप्टेड सन, किसी भी गोद लिए हुए लड़के को पूरा साम्राज्य देकर खुद कहीं चला जा सकता है। तो यानी यह बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कर सकते थे, तो ये सारी पॉलिसी को खत्म कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट और सब्सिडारी अलायंस। 1857 के बाद ये बोला गया कि सर जो कंट्री के जो चीफ है उनकी टेरिटरी को हम एनेक्स नहीं करेंगे फ्यूचर में। उसके अलावा वो अपने किंगडम को अपने किसी भी वंशज को, हायर को पास कर सकते, भले ही वो लड़का उनका अडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो। लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा, जितने भी इंडियन रूलर है ना, उसको हमारे ब्रिटिश क्राउन के अंदर सबऑर्डिनेट में रहना पड़ेगा। आपको उसकी पैरामाउंसी फॉलो करना पड़ेगा कि आप भले ही इंडिया के किसी एक रीजन के राजा होगे, इंडिया के किसी एक रीजन के रूलर होगे, लेकिन आप रहोगे किसके अंडर में, ब्रिटिश क्राउन के अंदर। आप ये नहीं बोलोगे इंडिया का राजा मैं हूं तो मैं पूरा इंडिया चलाऊंगा, नहीं, आपको हमारे सामने झुक के रहना पड़ेगा। तो इंडियन रूलर वर टू होल्ड देयर किंगडम एज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो जितने भी इंडियन रूलर है उनको अपना किंगडम, अपना एम्पायर किसके सबऑर्डिनेट में रखना पड़ेगा, ब्रिटिश क्राउन के, यानी आपको ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट में, उसके अंडर में रह के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अब जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर बहुत ज्यादा थे, तो ये जो ब्रिटिश आर्मी थी, उस ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर का जो प्रपोर्शन था, जो परसेंटेज था, वो कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अवध के सिपाही ने रिवोल्ट कर दिया, मेरठ के सिपाही ने रिवोल्ट कर दिया था, दिल्ली के सिपाही ने रिवोल्ट कर दिया था, वो रिबेल कर गए थे। हर जगह जगह रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग सिपाही जो है जगह जगह रिबेल कर रहे थे। इसलिए जो था ना, डर गए थे ब्रिटिशर्स कि कल को पता चला कि भैया इंडियन सिपाही को हम रिक्रूट कर रहे और 1857 के रिवॉल्ट के जैसे वो अभी भी क्या कर दे, रिबेल करना चालू कर दे। इसलिए जो प्रपोर्शन था, जो परसेंटेज था इंडियन सोल्जर का आर्मी में, वो कम कर दिया गया। और जो यूरोपियन सोल्जर है ना, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज कर दिया। नहीं भैया, हमें इंडियन सोल्जर पर किसी पर भरोसा नहीं है, हम इंग्लैंड से लाएंगे सोल्जर। लेकिन इंडियन कुछ सोल्जर थे ना, जैसे बिहार वाले, अवध वाले, वहां के रिक्रूट नहीं हो रहे थे। गोरखा जो सोल्जर थे, सिख जो सोल्जर थे, पठान जो सोल्जर थे, उन्हें रिक्रूट किया जा रहा था। और जो यूरोपियन सोल्जर का जो नंबर है वो ब्रिटिश आर्मी में वो इंक्रीज हो रहा था। जो बिहार के जो सोल्जर थे, अवध के जो सोल्जर थे, दिल्ली मेरठ के जो सोल्जर थे, उनका नंबर कम हो रहा था। सेंट्रल इंडिया के जो सोल्जर थे उनका नंबर कम कर दिया गया था। पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, बस यह बोला गया परसेंटेज या नंबर उनका रिड्यूस कर दिया गया। उसके अलावा लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज कॉन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद द सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। अब क्या हो रहा कि सर सिपाही ने तो रिवॉल्ट किया था, लेकिन इस सिपाही के रिवॉल्ट को इतना बड़ा रिवॉल्ट बनने की क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे बहादुर शाह जाफर जो है ना वो इन्वॉल्व हो गया था। बहादुर शाह जाफर अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो ये रिवॉल्ट इतना बड़ा नहीं होता। तो इसलिए यह बोला कि सर जो मुस्लिम जो थे ना, उनको मेन रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था कि भैया आपके कारण रिवॉल्ट इतना बड़ा हुआ। इसलिए मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी, उनकी जो लैंड और उनकी प्रॉपर्टी थी, उनको गवर्नमेंट ने सीज कर लिया, उनको कब्जे में लिया, उनको कॉन्फिडेंट कर लिया, उसको गवर्नमेंट ने कब्जे में ले लिया लार्ज स्केल में। और उनको ऑलवेज इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे सस्पेशन में, शक के नजर से उनको देखा जाता था कि भैया हाँ हाँ यही है, ठीक है यही है, और इन्होंने ही क्या किया था, रिवॉल्ट किया था। हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, शत्रुता के नजर से उनको देखते थे, उनको एक शक की नजर से देखते थे। तो लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वर कॉन्फिस्केटेड, जो लैंड और प्रॉपर्टी थी मुस्लिम की, उनको सीज कर लिया गया लार्ज स्केल में, और उनको एक शत्रुता के नजर से, हॉस्टिलिटी एंड शत्रुता की नजर से, शक की नजर से देखते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि वो सोरली, मेनली तो वही रिस्पॉन्सिबल है इतने बड़े रिबेलियन का, वरना इशू तो कार्ट्रेज का था। कार्टेज का इशू था, पीपल जो थे, सिपाही जो थे, रिवॉल्ट करते, लेकिन बहादुर शाह जाफर के इन्वॉल्वमेंट से ये रिवॉल्ट और ज्यादा बढ़ा। तो मुस्लिम ही रिस्पॉन्सिबल है इस रिवॉल्ट का, ऐसा गवर्नमेंट सोचती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके अलावा ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि देखो यार, कार्ट्रिज इशू में काउअर पिग का फैट था,
ठीक है, जिसके कारण उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए, मुस्लिम की और हिंदू की भी। तो हम क्या करेंगे, हम इन लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट को, रिलीजियस कस्टम को और सोशल प्रैक्टिस को रिस्पेक्ट करेंगे। सत्य प्रैक्टिस फॉलो करना, करने तो जो करना है करो, हम आपके रिलीजियस मैटर में, आपके सोशल प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम जो पीपल है, इंडियन पीपल, उनके रिलीजियस कस्टम्स के और सोशल प्रैक्टिस को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके अलावा ऐसी कई सारी पॉलिसीज बनाई गई जहां पे जमींदार और लैंडलॉर्ड के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट किया गया। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर द लैंड। तो जो जमींदार थे, वो जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार ने भी, जो आपके कुंवर सिंह थे बिहार के जमींदार, उन्होंने भी क्यों पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि जमींदार भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसलिए ब्रिटिश ने बोला, ऐसी कई सारी पॉलिसीज और लॉ बनाए कि हम जमींदार और लैंडलॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करेंगे और उन्हें सिक्योरिटी देंगे उनके लैंड पर, कि आपके पास इतनी बड़ी लैंड है ना, हम आपकी इतनी बड़ी लैंड को नहीं छीनेंगे। इवन आप इतनी बड़ी लैंड पर अपने राइट को क्लेम कर सकते हो, आप यहाँ पे जो आपको करना है करिए, हम आपकी लैंड को नहीं छीनेंगे, आपके इस लैंड पर आपका पूरा राइट है, आप पूरी सिक्योरिटी इस पर एंजॉय कर सकते हो। तो इन 6 स्टेप के थ्रू, इन 6 चेंजेस के थ्रू आप ये बोल सकते हो कि इंडिया, इन 6 स्टेप के थ्रू इंडिया में चेंजेस लाए गए आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर मैथ क्या था, कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इंडिया में क्या हुआ। तो ये कई सारे चेंजेस आए थे। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसरॉय किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो है अब वो ब्रिटिश टाउन के पास चलेगी। अब इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो गई और अब इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही है। उसके अलावा जो रूलिंग चीफ थे उनको ये बोला गया कि फ्यूचर में आपकी टेरिटरी को एनेक्स नहीं करेंगे, ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, ना ही सब्सिडाइज अलायंस के थ्रू, किसी भी पॉलिसी के थ्रू आपकी हम टेरिटरी को एनेक्स या मिलाएंगे नहीं, लेकिन आपको हमारे सबऑर्डिनेट में रहना पड़ेगा, आपको हमारे अंदर झुक के रहना पड़ेगा, हमारे डोमिनेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा इंडियन सोल्जर का नंबर कम कर दिया गया, यूरोपियन सोल्जर के नंबर को बढ़ा दिया गया, मुस्लिम की लैंड और प्रॉपर्टी को कॉन्फिकेटेड सीज कर लिया गया और उन्हें सस्पिशन और हॉस्टिलिटी की नजर से देखा जा रहा है, शत्रुता और शक की नजर से। क्यों? कि ऐसा माना जाता कि ये रिस्पॉन्सिबल है रिवॉल्ट के लिए। उसके अलावा ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम रिलीजियस मैटर में, कस्टम में, सोशल प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। साथ ही साथ जमींदार और लैंडलॉर्ड के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट किया गया और बोला गया आप चाहे तो लैंड पर कुछ भी कर सकते हो, आपको ये राइट हम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री का एक नया फेज स्टार्ट हुआ आफ्टर 1857। वो रिवॉल्ट जिसने इंडियन हिस्ट्री में अपनी एक यूनिक पहचान बनाई थी, वो रिवॉल्ट जिसे आजादी की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता था। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, तो ये आपका रिवॉल्ट 1857 की पूरी हिस्ट्री थी, पूरी डिटेल्स थी कि कैसे रिवॉल्ट हुआ, किस तरीके से सिपाही ने पार्टिसिपेट किया, क्या रीजन थे कि इंडियन जो पीजेंट थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को। और एक और चीज, इसमें एक टॉपिक है खुर्दा अपराइजिंग। तो खुर्दा अपराइजिंग एक टॉपिक है कि ये बोला गया उसमें कि एक रिवॉल्ट ऐसा जो 1857 में हुआ, वैसा ही एक रिवॉल्ट छोटे लेवल पर ओडिशा के एरिया में हुआ था, खुर्दा में हुआ था 1817 में। उसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे स्पेशली खुर्दा अपराइजिंग पर। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए, और आपको अगर हमारा चैनल काफी अच्छा लग रहा हो, वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही हो और वीडियोस आपके एकेडमिक प्रोग्रेस को अगर इंक्रीज करने में अगर हेल्प कर रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।